अध्याय 21 मुझे और पैसे दो। लौटने के बाद सिया ने स्नान किया और फिर कंप्यूटर के सामने बैठ गई। भारी मन से उसने अपनी कार को बिक्री के लिए एक पुरानी कार वेबसाइट पर पोस्ट कर दिया। ये पोस्ट उनकी दादी ने शादी से पहले उन्हें तोहफे में दी थी, यह उनका दहेज था। लेकिन अब उन्हें लगा कि अपनी तुरंत की पैसे की परेशानी से निपटने के लिए इसे बेचना बेहतर होगा। इसके बाद उन्होंने क्राइसिस नाम की एक वेबसाइट पर लॉग इन किया। यह एक इंटरनेशनल हैकर वेबसाइट थी जहां कई लोगों ने एक्स्ट्रा इनकम के लिए पोस्ट किए और टास्क लिए। सिया शर्मा को पैसों की बहुत ज़रूरत थी। उसे छोटे मोटे कामों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वह सिर्फ बड़े कामों में लगी रहती थी। एक काम ने उनका ध्यान खींचा। एक अनजान कंपनी ने हाल ही में एक नया मोबाइल फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था जिसे जल्द ही लॉन्च किया जाना था। लॉन्च से पहले उन्हें उम्मीद थी कि हैकर्स किसी भी संभावित कमजोरी का पता लगाने में उनकी मदद कर सकते हैं। हर कमी मिलने पर उन्होंने $1 मिलियन का इनाम देने की पेशकश की। टास्क लॉग से पता चला कि हज़ारों हैकर्स ने टास्क स्वीकार किया था, लेकिन अभी तक किसी ने भी इनाम का दावा नहीं किया था। इतने बड़े इनाम ने सिया शर्मा को बहुत खुश कर दिया और उन्होंने तुरंत काम स्वीकार कर लिया। उसके बाद वह पूरी रात जागकर सिस्टम को हैक करने की कोशिश करती रही। लेकिन यह साफ था कि इनाम पाना आसान नहीं था। सुबह तक उसने कोई तरक्की नहीं की। सिया शर्मा को इस नतीजे का अंदाज़ा था। इस वेबसाइट ने दुनिया भर के टॉप हैकर्स को अपनी ओर खींचा। अगर उन्होंने अभी तक इस सिस्टम में सेंध नहीं लगाई होती तो ये दिखाता था कि इसे कई राउंड में परफेक्ट किया गया था और ये लगभग परफेक्ट थी। लेकिन वह निराश नहीं हुई। इसे तोड़ना जितना मुश्किल था उतना ही इसने उसके लड़ने के जज्बे को बढ़ाया। इसके उलट उसे अपनी कार के लिए पोटेंशियल बायर्स से पहले ही इंटरेस्ट मिलना शुरू हो गया था। सिया शर्मा ने एक कप ओट मिल्क पिया, इंटरेस्टेड खरीदारों से कांटेक्ट किया, दोपहर में कार देखने का इंतजाम किया, फिर अपना बैग उठाया और चली गईं। काम पर पहुंचकर उसने अर्जुन सिंघानिया का वीडियो प्रोसेस करना शुरू कर दिया। कल का वायरस पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। सुबह 10:30 बजे जब बॉस यान जिंग कॉफ़ी लेकर ऑफिस पहुंचे तो सिया शर्मा ने वीडियो को पूरी तरह से रिस्टोर कर दिया था। मैनेजर यान, वीडियो ठीक हो गया है, क्या आप इसे चेक करना चाहेंगे? यान जिंग हैरान रह गया, आपने रेस्टोरेशन पहले ही पूरा कर लिया है। मुझे लगा था कि इसमें कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। मैंने खुद को बहुत प्रेरित किया, मैनेजर यान। उसका थका हुआ चेहरा और लाल आंखें देखकर साफ था कि वह पूरी रात जागी थी। यान जिंग को लगा कि उसने वीडियो ठीक करने में रात बिताई है और वह उसके काम करने के तरीके से बहुत खुश था। मुझे तुम्हारे काम पर भरोसा है, तुम वीडियो सीधे क्लाइंट के ईमेल पर भेज सकती हो। सिया शर्मा ने राहत की सांस ली। उसे अभी भी ये पता लगाना था कि बॉस को कैसे समझाए कि वह वीडियो में हीरोइन है। इससे उसकी परेशानी बच गई। लेकिन मैनेजर यान, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ो। मैं अपनी सैलरी एडवांस में लेना चाहता हूँ। मेरे परिवार में इमरजेंसी है और मुझे तुरंत पैसे चाहिए। आप क्या सोचते हैं? आप कितना चाहते हैं? 10 लाख। यान जिंग का गला रुंध गया। उसने गला साफ किया और कहा, सिया शर्मा, आप जो पैसे मांग रही हैं वे काफ़ी ज़्यादा हैं। साथ ही वीडियो ठीक करने का पेमेंट अभी तक क्लाइंट ने नहीं किया है। पेमेंट होने पर भी कंपनी आपको सिर्फ 50% कमीशन दे सकती है, जो 40,000 है, और फिर टैक्स भी देना है। सिया शर्मा थोड़ी परेशान थी। मैनेजर यान, मुझे सच में पैसों की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी मदद करें। मैं काम करती रहूंगी और कंपनी में कंट्रीब्यूट करूंगी। मैं $1 मिलियन एडवांस देना चाहती हूं और आप इसे मेरी आने वाली सैलरी से काट सकते हैं। ऐसा कैसे हो? आप फाइनेंस डिपार्टमेंट से 50,000 एडवांस ले सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कंपनी भी मुश्किल समय से गुजर रही है। सिया शर्मा, आप भी हालात समझती होंगी। सिया शर्मा कुछ निराश थीं। वह यूनिवर्सिटी से ही इस कंपनी के लिए पार्ट टाइम काम कर रही थी, सालों से एक के बाद एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी। उसने यान जिंग के लिए लाखों कमाए थे, लेकिन अब वह उसे सिर्फ 50,000 उधार देने को तैयार था। 50,000 उसके लिए एक बूंद के समान था। उसने सिर हिलाया, इसे स्वीकार नहीं किया। दोपहर तक सिया शर्मा ने अपनी कार बेच दी थी। उसे तुरंत कार बेचनी थी, इसलिए उसने अपनी कार के लिए सिर्फ 7 लाख का ऑफर मान लिया, जिसकी असली कीमत 10 लाख 2 लाख थी। फिर उसने ये सारा पैसा अपने पिता के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। थोड़ी देर बाद उसे राजेश शर्मा का फ़ोन आया। सिया, तुमने मुझे इतने कम पैसे क्यों ट्रांसफ़र किए? ये तुम्हारे भाई की ट्यूशन फीस और रहने के खर्च के लिए भी काफ़ी नहीं है। मुझे और ट्रांसफ़र करो, मुझे तुरंत कर्ज चुकाना है। मेरे अरबपति पूर्व पति ने तलाक के बाद मुझे टोका। चैप्टर 22 सच में ये सब पैसे के बारे में है। चैप्टर 22 असल में ये सब पैसे के बारे में है। ये सारा पैसा मेरा है, पिताजी। सिया शर्मा ने कल रात अपने पिता को कुछ लोगों से पिटते हुए देखा था। उस पल को याद करते हुए वह अभी भी दुखी थी। जब मैं और कमा लूंगी तो मैं तुम्हें भेज दूंगी। कृपया अपनी सुरक्षा को पहले रखें। फिर भी राजेश शर्मा गुस्से में था, क्या तुम मुझे अब अपना पिता नहीं मानते?
मुझे कुछ पैसे उधार देने में तुम्हें इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? क्या तुम अभी भी अर्जुन को तलाक देने वाले हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मुझे परवाह नहीं कि तुम इसे कैसे लेते हो, तुम्हें जल्द से जल्द लू परिवार से 40 मिलियन लेने होंगे, नहीं तो मैं लाश बन जाऊंगा। अगर तुम्हारे अंदर अब भी मेरी थोड़ी भी इज्जत है तो मुझे अभी पैसे भेज दो। उसे लगा जैसे उसके सिर में खून दौड़ गया हो। जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी, दूसरी लाइन पर कॉल कट गई। राजेश शर्मा ने फ़ोन काट दिया था। सिया शर्मा ने अपना मोबाइल फ़ोन कमज़ोरी से नीचे रख दिया, अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और अपने आंसुओं को गिरने से रोक लिया। वह कुछ पैसे जुटाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसने अपने रोज़ के खर्चे भी नहीं छोड़े और सब उसे दे दिए। फिर भी उसने उसे ज़रा भी दिलासा नहीं दिया, बस और ज़्यादा पैसे मांगे। उसे कभी परवाह नहीं थी कि वह खुश है या नहीं। कल रात उसके लिए उसकी चिंता और देखभाल उसका भ्रम ही रहा होगा। सिया शर्मा ने खुद को ज़्यादा देर तक नेगेटिविटी में नहीं रहने दिया। वह रेस्टरूम गई, अपना चेहरा धोया और अपनी डेस्क पर वापस आकर अपना काम फिर से शुरू कर दिया। मुश्किल काम ने कुछ समय के लिए उसका ध्यान दर्द से हटा दिया। शाम तक उनके कलीग्स जाने लगे और सिया शर्मा ने आखिरकार काम करना बंद कर दिया। उसने दादी माँ का दिया हुआ जेड ब्रेसलेट निकाला। ब्रेसलेट रोशनी में चमक रहा था, जिसका साफ मतलब था कि वह कीमती था। थोड़ी देर तक ब्रेसलेट को देखने के बाद उसने उसे ध्यान से लपेटा और उसके बॉक्स में रख दिया। बॉक्स अपने पास लेकर वह अपने ऑफिस से निकली, एक कैब ली और वंश ग्रुप की ओर चल पड़ी। वंश ग्रुप के सीईओ ऑफिस में अर्जुन सिंघानिया, जो बहुत अच्छे से सूट पहने हुए थे, सिया शर्मा के अचानक आने पर नीचे देखते हुए बोले, तो आपने आखिरकार डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन करने का फैसला कर लिया है। उसका सुंदर चेहरा देखकर उसके दिल का दर्द फैलने लगा। उसके माथे पर चोट देखकर वह खुद को ये पूछे बिना नहीं रह सकी, तुम्हें चोट कैसे लगी? बस किसी चीज़ से टकरा गया। सिया शर्मा को उस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने और पूछताछ नहीं की। इसके बजाय उसने उसे बॉक्स दिया। यह जेड ब्रेसलेट है जो दादी ने मुझे दिया था, मैं इसे वापस कर रही हूँ। अर्जुन सिंघानिया काफ़ी हैरान हुए। उन्होंने बॉक्स लिया, उसे खोला और सच में ये वही जेड ब्रेसलेट था। तुम्हें यह नहीं चाहिए? शुरू में मुझे नहीं पता था कि इसका कोई खास महत्व है। अब जब पता है तो जाहिर है मैं इसे नहीं रख सकता। यह आपके परिवार की बहू के लिए था, आपको इसे अभी के लिए रख लेना चाहिए। सिया शर्मा, क्या आपको पैसों की सख्त ज़रूरत नहीं है? इसके बारे में क्या है? तो फिर आपने कुछ नकद पाने के लिए यह जेड ब्रेसलेट क्यों नहीं बेच दिया? सिया शर्मा के रोंगटे खड़े हो गए। तो तुम्हारे हिसाब से मैं कोई ऐसी हूँ जो पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, यहाँ तक कि अपनी दादी की बहुत कीमती खानदानी चीज़ भी बेच सकती हूँ? अर्जुन सिंघानिया ने तुरंत मुंह बनाया। क्या वह बिल्कुल इसी तरह की इंसान नहीं थी? ऐसा क्यों लगा कि उसने उसके साथ गलत किया है? क्या आप जानते हैं कि इस जेड ब्रेसलेट की कीमत कितनी है? मुझे नहीं मालूम, नहीं मुझे जानने की ज़रूरत है। अगर आप इसे बेच देते हैं तो यह आपके कियाओ परिवार के कर्ज को चुकाने के लिए काफ़ी होगा। सिया शर्मा ने हैरानी से ऊपर देखा। क्या इसकी कीमत इतनी है? वह खुद को रोक नहीं पाए और एक बार फिर जेड ब्रेसलेट को ध्यान से देखने लगी। उसे पता था कि ब्रेसलेट कीमती है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना कीमती होगा। दादी माँ ने इसे देकर बहुत अच्छा किया। दादी माँ सच में उसकी परवाह करती थीं। जब अर्जुन सिंघानिया को लगा कि वह ब्रेसलेट के बारे में दोबारा सोच रही है, तो उसने जेड ब्रेसलेट को वापस उसके बॉक्स में रख दिया और जाने के लिए मुड़ गई। अर्जुन सिंघानिया का त्योरियां चढ़ गईं। सिया शर्मा ने पलटकर पूछा, और कुछ है? मैंने आपको बताया है कि इस जेड ब्रेसलेट की कीमत कितनी है, क्या आप इसे नहीं चाहते? यह आपके परिवार की एक अनमोल विरासत है, इसका एक अनोखा महत्व है। जाहिर है मैं इसे नहीं ले सकता। क्या तुम इतने महान नहीं हो? मैं कोई शरीफ नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है कि मिस्टर सिंघानिया तलाक के बाद मुझे मेरे 1 बिलियन देना याद रखेंगे, वरना बात करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। पता चला कि वह सच में पैसे के पीछे थी, और भी ज़्यादा पैसे के पीछे। अर्जुन सिंघानिया की आवाज़ ठंडी हो गई। तुमने हमारे तलाक को भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन में बदल दिया, ताकि मौका मिलते ही खूब पैसा कमा सको। दोबारा कभी दादी के पास मत जाना, तुम इसके लायक नहीं हो। मेरे अरबपति पूर्व पति ने तलाक के बाद मुझसे झगड़ा किया। चैप्टर 23 माफ़ी मांगें। अध्याय 23 माफ़ी। सिया शर्मा की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने मजाक में कहा, ठीक है, बराबरी के तौर पर मैं शादी को एक बिजनेस मानती हूँ और तुम इसे एक खेल समझते हो। क्या तुम मुझसे ज़्यादा शरीफ हो? मैं अपनी दादी से मिलने जाऊँ या नहीं, ये तुम्हें तय करने का काम नहीं है, ये हक सिर्फ उन्हें है। ये कहने के बाद वह जाने के लिए मुड़ी। हालांकि अर्जुन सिंघानिया ने ठंडे स्वर में कहा, रुको। सिया शर्मा को दूसरी बार मुड़ना पड़ा। साफ तौर पर बेसब्री से पूछा, क्या आप सब कुछ एक साथ नहीं कह सकते? उसे बेसब्री से भरा देखकर अर्जुन सिंघानिया को अचानक थोड़ा अजीब लगा। वह पहले कभी ऐसी नहीं थी। B0xnoel.com
उन्होंने काफ़ी देर तक सिया शर्मा को देखा और आखिर में कहा, हमारे घर का सर्विलांस वीडियो ठीक कर दिया गया है। सिया शर्मा ने बेरुखी से कहा, ओह बधाई हो, मैंने आपको गलत समझा। असल में निशा ही चाय पीना चाहती थी और उसने सिर्फ एक घूंट लिया और थूक दिया। और फिर निशा प्रेग्नेंट है और हार्मोनल बदलावों की वजह से उसका मूड ठीक नहीं है और उसकी याददाश्त भी खराब हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आप उसे दोष नहीं देंगे। सिया शर्मा को ये बात बहुत ही बेतुकी और मज़ेदार लगी। अर्जुन सिंघानिया, क्या तुम्हारी अंतरात्मा को कुत्ते ने खा लिया है? क्या तुम सच में सीधे चेहरे से कह सकते हो कि प्रेगनेंसी से याददाश्त खराब होती है? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने कभी किसी प्रेग्नेंट औरत को नहीं देखा? मैंने इस बारे में एक डॉक्टर से पूछा है। उन्होंने कहा कि यह एक संभावना है। सिया शर्मा गुस्से से कांप उठी। मुझे लगता है अपने प्यार के लिए आंख बंद करके छिपाने के बजाय तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। प्रेगनेंसी उसके लिए मुझे फंसाने का बहाना नहीं है और न ही ये तुम्हारे लिए मुझ पर अपना गुस्सा निकालने का कारण है। और हाँ, अगर उसने वो कप चाय नहीं पी तो अचानक उसका मिसकैरेज कैसे हो गया और इसे कैसे रोका गया? तुमने गुस्से में मुझे माफ़ी मांगने के लिए बुलाया था तो वो असल में शुरू से ठीक थी, है ना? आप अपने प्रिय के बारे में चिंता कर सकते हैं, लेकिन अगली बार मुझसे सामना करने से पहले कृपया पूरी कहानी जान लें। अर्जुन सिंघानिया का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था। तुम्हें कैसे पता कि उसका मिसकैरेज नहीं हुआ? कहा गया है कि हॉस्पिटल ने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी हालत के बारे में यूं ही अंदाज़ा लगाने की? तुमने उसे उल्टी से ढक दिया। क्या उसने तुम्हारे बारे में एक भी बुरा शब्द कहा? वह हमेशा तुम्हारे लिए बोलती है। सिया शर्मा बिना सोचे समझे अंदाज़ा नहीं लगा रही थीं। बचपन से अपनी दादी के साथ रहने और मेडिकल की काफ़ी जानकारी होने की वजह से उन्हें लगा कि निशा वर्मा ऐसी नहीं दिखती जिनका मिसकैरेज लगभग हो गया था। अपने शक को वेरीफाई करने के लिए उसने वर्मा हॉस्पिटल के सिस्टम को हैक किया और निशा के मेडिकल रिकॉर्ड देखे। रिकॉर्ड्स में छेड़छाड़ के साफ संकेत थे और वह भी एक से ज़्यादा बार। वह बिना किसी कारण के अपने रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ क्यों करेगी? वह साफ तौर पर कुछ छिपाना चाहती थी, लेकिन अर्जुन सिंघानिया को ये बातें बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वह पूरी तरह से अपनी प्रेमिका का बचाव कर रहा था, ये सोचकर कि निशा वर्मा ने जो कुछ भी किया वह सही था, जबकि उसकी पत्नी ने जो कुछ भी किया वह गलत था। सिया शर्मा ने मजाक में हंसी और जाने के लिए मुड़ गईं। वह कैब से घर आई, थोड़ा दूध पिया और गहरी नींद सो गई। वह सच में बहुत थकी हुई थी। उसके सपनों में अर्जुन सिंघानिया और निशा वर्मा के चेहरे बारी बारी से दिखाई देते थे। वे दोनों प्यार से गले लगे हुए थे और कह रहे थे कि वे सच में प्यार करते हैं और सिया शर्मा बस एक एक्सीडेंट था। सिया शर्मा अचानक जाग गईं। उन्होंने अपना चेहरा छुआ तो पाया कि वह आंसुओं से गीला था। उसने गहरी सांस ली और खुद से फुसफुसाया, सिया शर्मा, ये तुम्हारे आंसुओं के लायक नहीं हैं। उसके मोबाइल फ़ोन पर पिंग की आवाज़ आई। उसने फ़ोन उठाया और देखा कि यह अर्जुन सिंघानिया का मैसेज था, जिसमें सिर्फ 2 शब्द थे, सॉरी। क्या वह उससे माफ़ी मांग रहा था? उनकी माफ़ी बहुत संयमित और झिझक भरी लग रही थी। ये जाने माने मास्टर सिंघानिया की खासियत थी। उसने खुद को अर्जुन सिंघानिया के बारे में कुछ समय के लिए भूलने पर मजबूर किया। समय देखा तो आधी रात हो चुकी थी। वह बिस्तर से उठी, नहाया और दूध का कप लेकर अपने कंप्यूटर के सामने बैठ गई। जैसे ही सिया शर्मा ने दूध पिया, उसने सोचा कि वह सिर्फ दूध पर नहीं रह सकती। उसे कुछ ताज़ी सब्जियां और फल खरीदने होंगे। रोज़ काम पर आने जाने के लिए कैब लेना काफ़ी महंगा था। ये देखते हुए कि उसका काम पास में था, किसी सेकंड हैंड वेबसाइट से पुरानी बाइक खरीदना बेहतर होगा। इससे पैसे बचेंगे, पर्यावरण के लिए अच्छा रहेगा और यह एक्सरसाइज का एक बढ़िया तरीका भी होगा। मेरे अरबपति पूर्व पति ने तलाक के बाद मुझसे झगड़ा किया। चैप्टर 24 मार खाने से चेहरा सूज गया। चैप्टर 24 मार खाने से चेहरा सूज गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए सिया शर्मा ने एक सेकंड हैंड वेबसाइट पर लॉग इन किया, एक नई साइकिल ढूंढी और अगले दिन उसे अपने ऑफिस में डिलीवर करवाने का इंतजाम किया। फिर उसने खुद को पूरी तरह से पिछली रात के अधूरे काम में लगा दिया और सिस्टम की कमियों को ढूंढना जारी रखा। कुछ समय तक अर्जुन सिंघानिया वंश ग्रुप में काम करते रहे। कॉर्पोरेशन के मोबाइल बिजनेस के वाइस प्रेसिडेंट ने उन्हें खुशी से बताया, मिस्टर सिंघानिया, हमने जो स्मार्टफोन सिस्टम बनाया है वह बहुत स्टेबल और सेफ है। जब से आपने पिछली बार खुद इस वल्नरेबिलिटी को ठीक किया है, तब से क्राइसिस पर कोई भी हैकर हमारे सिस्टम में सेंध नहीं लगा पाया है। पिछले 3 महीनों से किसी ने भी हमारे इनाम पर दावा नहीं किया है। अर्जुन सिंघानिया ने सिर हिलाया, अच्छा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करो, हम अपना सिस्टम अनाउंस करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे। हाँ मिस्टर सिंघानिया, हमारा नया सिस्टम ज़रूर दुनिया को चौंका देगा। लेकिन अर्जुन सिंघानिया के एक्सप्रेशन में ज़्यादा बदलाव नहीं आया। उन्होंने फर्श से छत तक की खिड़कियों के बाहर रात के आसमान को देखा और मन ही मन सोचा,
बड़े भाई, जिस स्मार्टफोन सिस्टम को बनाने में आपने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वह रिलीज होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको स्वर्ग में कुछ सुकून मिलेगा। अगली सुबह 9 बजे वंश ग्रुप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसका दुनिया भर में सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें एक नए मोबाइल सिस्टम तियानशिंग सिस्टम के डेवलपमेंट की घोषणा की गई। काले नीले रंग का सूट पहने अर्जुन सिंघानिया ने खुद कॉन्फ्रेंस होस्ट की और मौके पर ही सिस्टम दिखाया। तियानशिंग सिस्टम को बनने में 10 साल लगे। यह मेरे भाई करण सिंघानिया की कड़ी मेहनत का नतीजा है। आज उनकी जगह मैं तियानशिंग सिस्टम के लॉन्च की घोषणा करता हूं। तियानशिंग सिस्टम किसी भी दूसरे सिस्टम से ज़्यादा सुरक्षित है। ये यूज़र की प्राइवेसी की रक्षा करने, पर्सनल डेटा के लीक होने से रोकने के लिए समर्पित है। और ये इससे पहले कि अर्जुन सिंघानिया अपनी बात पूरी कर पाते, उनका फ़ोन अचानक फ्रीज हो गया। फ़ोन बड़ी स्क्रीन से कनेक्ट था, इसलिए हर कोई उसका स्टेटस देख सकता था। इस अचानक हुई घटना से सभी लोग कुछ हद तक हैरान रह गए। अगले ही पल अर्जुन सिंघानिया के किसी कमांड के बिना फ़ोन अपने आप रीबूट हो गया। स्टार्टअप स्क्रीन एकदम काली थी, फिर सफ़ेद टेक्स्ट की एक लाइन दिखाई दी, हाय एवरीवन। अर्जुन सिंघानिया को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत फ़ोन बंद करने की कोशिश की, लेकिन यह उतना ही बेकार था जितना दीवार पर मुक्का मारना। फ़ोन से जुड़ी बड़ी स्क्रीन भी बेकाबू हो गई। टेक्स्ट की लाइनें एक के बाद एक सामने आ गईं। मैं काल हूँ, मेरा बोनस कहाँ है, कृपया मुझसे संपर्क करें। कॉन्फ्रेंस रूम में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। इस बीच लाइव रूम में कमेंट्स की बाढ़ आ गई। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? शेंगलिंग कॉर्पोरेशन का सिस्टम अभी हैक हो गया है। मिस्टर सिंघानिया का फ़ोन किसी के कंट्रोल में है। क्या उन्होंने अभी इस बात पर जोर नहीं दिया कि उनके सिस्टम की सिक्योरिटी कितनी हाई थी? और अब इसे हैक कर लिया गया है। वाह, ये हैकर बहुत घमंडी है। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। क्या वह मिस्टर सिंघानिया से पैसे मांग रहा है? मेरा रॉयल ट्रांसलेटर कहाँ है? तुम ये कुछ शब्द भी नहीं पहचान सकते। तुम्हारे इंग्लिश टीचर ज़रूर अपनी कब्र में करवटें बदल रहे होंगे। हे भगवान, ये कैसा तमाचा है, कितनी शर्म की बात है। ये तारीफ के काबिल है कि मिस्टर सिंघानिया वहाँ खड़े होकर भी अपना चेहरा सीधा रख पाए। उसका शांत चेहरा कहाँ है? क्या तुमने नहीं देखा, मिस्टर सिंघानिया का चेहरा हरा हो गया है। भले ही मिस्टर सिंघानिया का चेहरा हरा हो गया हो, फिर भी वे बहुत हैंडसम हैं। वे सबसे हैंडसम आदमी हैं जिन्हें मैंने कभी देखा है। सिस्कना सिस्कना, वे बहुत बेचारे लग रहे हैं। इससे मेरा दिल टूट गया। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। तियानशिंग सिस्टम अपनी शुरुआत में ही फेल हो गया। देखते हैं शेंगलिंग कॉर्पोरेशन इससे कैसे बाहर निकलता है। मिस्टर सिंघानिया ने कहा कि यह सिस्टम 10 साल में डेवलप हुआ है। यह उनके भाई की मेहनत थी। लगता है उनके भाई की स्किल्स उतनी अच्छी नहीं हैं, क्योंकि इसे लॉन्च होने के तुरंत बाद ही हैक कर लिया गया था। इस घटिया सिस्टम को इस्तेमाल करने की हिम्मत कौन करता है? जो कोई भी इसका उपयोग करना चाहता है कर सकता है। मैं इसका आजीवन बहिष्कार करता हूँ। अर्जुन सिंघानिया ने दांत पीसते हुए सिर उठाया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं खत्म होती है। मेरे अरबपति पूर्व पति ने तलाक के बाद मुझे टोका। चैप्टर 25 चैप्टर 25 चैप्टर 25 क्या मैं लू परिवार से फिर से पैसे उधार लेने जा रही हूँ? चैप्टर 25 क्या आप लू परिवार से फिर से पैसे उधार लेने जा रहे हैं? सिया शर्मा बाहर हो रही हर चीज़ से बेखबर थी। उन्होंने जो कुछ इंग्लिश लाइनें भेजी थीं, उन्हें नीचे देख रही थीं, और उनके मुंह के कोने खुशी से सिकुड़ गए थे। 2 रात बिना सोए रहने के बाद उसे आखिरकार सिस्टम का लूपहोल पता चल गया। फिर उसने अच्छे से नमस्ते किया, अपना परिचय दिया, इनाम का जिक्र किया, और फिर उनसे रिक्वेस्ट की कि वे उससे संपर्क करें। $1 मिलियन US में। इससे कुछ समय के लिए उसका कर्ज खत्म हो जाएगा। समय देखने के बाद वह ये देखकर हैरान रह गई कि सुबह के 9 बज चुके थे। वह अपने काम में इतनी खोई हुई थी और स्टडी रूम में पर्दे बंद थे, उसे पता ही नहीं चला कि सुबह हो गई है। सिया शर्मा ने जल्दी से अपना कंप्यूटर बंद किया, जल्दी से सफाई की, और फिर घर के कंपाउंड से निकलकर सीधे ऑफिस के लिए कैब बुलाई। ऑफिस में घुसते ही उसने देखा कि उसके कलीग्स एक साथ जमा होकर गर्मागर्म बहस में लगे हुए हैं। वंश ग्रुप ने खुद को बेवकूफ़ बना लिया। उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वे लूपहोल वाला सिस्टम जारी करें? ठीक है, बिल्कुल नहीं। मैंने उनका सिस्टम देखा, ये बहुत एडवांस्ड है। कम से कम मैं इसे हैक तो नहीं कर सकता। मैं भी नहीं। मैंने इसे देखा, ये वही सिस्टम है जिस पर क्राइसिस पर इनाम रखा गया था। हज़ारों हैकर्स तियानशिंग सिस्टम को हैक करने में नाकाम रहे। सिया शर्मा वहीं जम गईं। वह सुन्न होकर दूसरी तरफ मुड़ी। आप किस सिस्टम की बात कर रहे हैं? सिया शर्मा, तुम्हें नहीं पता। वंश ग्रुप ने अभी अभी तियानशिंग मोबाइल फ़ोन सिस्टम रिलीज़ किया है, जिसे दुनिया भर में लाइव स्ट्रीम किया गया है। लाइव स्ट्रीम के दौरान एक हैकर ने तियानशिंग सिस्टम में सेंध लगाई और होस्ट मिस्टर सिंघानिया को चिढ़ाया, जिससे उनकी बेइज्जती हो गई। उस आदमी का नाम काल है। मैं सालों से क्राइसिस पर रजिस्टर्ड हूं और मुझे कभी नहीं पता था कि ऐसा कोई खतरनाक आदमी भी है। क्या आप उसे जानते हैं? सिया शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं करती।
अपनी बात खत्म करने के बाद वह मुड़ी और अपने ऑफिस में वापस आए, अपना कंप्यूटर खोला, न्यूज़ देखी और फिर शॉक में चली गई। ये वंश ग्रुप कैसे हो सकता है? और ये सिस्टम अर्जुन सिंघानिया के बड़े भाई ने बनाया था। वह तो बस दूसरी पार्टी पर गर्व करना चाहती थी, ये साबित करना चाहती थी कि उसने उनका सिस्टम हैक कर लिया है। क्या ताना, उसने कोशिश भी नहीं की। वह साफ तौर पर बहुत पोलाइट थी। सब खत्म हो गया, उसने अर्जुन सिंघानिया का इतना बड़ा चेहरा खराब कर दिया। त्यानशेंग सिस्टम का इतने सारे नेटिजन्स ने मजाक उड़ाया, क्या उसे अब भी उसका इनाम मिल सकता है? सिया शर्मा का मूड पूरे दिन ठीक नहीं था। वह झपकी लेते समय ठीक से सो नहीं पाई। जब उसकी बाइक डिलीवर हुई तब भी उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने उसे सीधे स्टोरेज में रख दिया। शाम तक उसे निर्मला देवी का एक टेक्स्ट मिला जिसमें बताया गया था कि उसके पिता एक बार फिर लू परिवार के पास पैसे उधार लेने आए हैं। वह लगभग निराशा में डूब रही थी। सिया शर्मा ने राजेश शर्मा को फ़ोन किया लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। उसके पास टैक्सी लेकर लू परिवार के विला की ओर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। बटलर ने पूरे आदर के साथ उनका अभिवादन किया। वापस स्वागत है युवा महोदया। सिया शर्मा ने सिर हिलाया। बटलर, क्या मेरे पिताजी यहाँ हैं? वह थोड़ी देर पहले आया है, कृपया अंदर आ जाइए। लिविंग रूम में घुसते ही उसने न केवल राजेश शर्मा और निर्मला देवी को देखा बल्कि सादे कपड़े पहने निशा वर्मा को भी देखा। उसे देखते ही निर्मला देवी ने मुंह बनाया। सिया शर्मा, तुम अभी कैसी लग रही हो? सड़क के भिखारी भी तुमसे ज्यादा साफ सुथरे हैं। तुम लू परिवार छोड़ने के बाद इतनी उदास हो गई हो। निशा को देखो, वह प्रेग्नेंट है और फिर भी तुमसे 100 गुना ज्यादा खूबसूरत है। क्या तुम किसी भी तरह से हमारे अर्जुन के लायक हो? सिया शर्मा ने व्यंग्यात्मक ढंग से जवाब दिया। क्या मैं निर्मला देवी से पूछ सकती हूँ कि उनके बच्चे का पिता कौन है? निर्मला देवी का चेहरा पीला पड़ गया। क्या तुम्हें भी कहना मुश्किल लग रहा है? हाँ, जो बच्चा उसके पेट में है वह मेरे पति का है। क्या हम पुराने जमाने में वापस चले गए हैं? क्या अब एक से ज्यादा शादी करना कोई चलन है? सच में लू परिवार की परंपराएं ज्ञान देने वाली हैं। क्रोधित निर्मला देवी चिल्लाई, अपना मुंह बंद करो। राजेश शर्मा ने सख्त आवाज में डांटा। सिया शर्मा, अगर तुम नहीं बोलोगी तो कोई तुम्हें बेवकूफ़ नहीं समझेगा। मेरे अरबपति पूर्व पति ने तलाक के बाद मुझसे झगड़ा किया। अध्याय 26 अध्याय 26 अध्याय 26 घुटने टेको। अध्याय 26 घुटने टेको। इतनी बार चोट लगने के बाद सिया शर्मा का दिल पहले से ही सुन्न होने लगा था, फिर भी उसका दिमाग पहले से ज्यादा तेज था। क्या मैं बेसहारा हूँ? अगर मुझे भीख भी मांगनी पड़े तो भी वह आत्मनिर्भरता होगी, उन औरतों के उलट जो दूसरों के पतियों पर निर्भर रहती हैं। वह बहुत खूबसूरत है, उसकी खूबी मेरे दर्द पर बनी है। निर्मला देवी, अगली बार जब आप मुझे नीचा दिखाना चाहें तो बेहतर होगा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जो बेदाग हो, वरना आप खुद को बदनाम करेंगी। निर्मला देवी उसकी बातों से लगभग बेहोश हो गईं। उन्होंने सिया शर्मा की तरफ इशारा किया और राजेश शर्मा से कहा, देखो तुमने कितनी अच्छी बेटी पाली है जो अपनी सास से ऐसे बात करने की हिम्मत करती है। मैं तो बस यही चाहती थी कि उसके लिए सबसे अच्छा हो। मैं तो बस यही चाहती थी कि वह खुद को अच्छे से पेश करे। क्या यह इतना गलत है? वह न सिर्फ मेरी कद्र नहीं करती बल्कि मुझे बेइज्जत करती है और लू फैमिली की बेइज्जती करती है। हम ऐसी बहू को स्वीकार नहीं कर सकते। जल्दी करो और उसे ले जाओ। राजेश शर्मा जल्दी से खड़े हो गए और सिया शर्मा को जोर से धक्का देते हुए बोले, मैंने तुम्हें कैसे पाला पोसा? मैंने तुम्हें अपने ससुराल वालों के साथ अच्छा व्यवहार करना सिखाया और तुमने बस इसे नज़रअंदाज कर दिया। घुटनों के बल बैठो और अपनी सास से माफ़ी मांगो। सिया शर्मा उसके धक्का से लगभग गिर ही गई। पास की चाय की टेबल पर खुद को सहारा देकर वह निर्मला देवी के सामने घुटनों के बल गिरने से बच गईं। निर्मला देवी ने उनके साथ कैसा भी व्यवहार किया हो, उन्हें कभी दुख नहीं हुआ। आखिर वह एक बाहरी व्यक्ति थीं। लेकिन उसके असली पिता का उसके साथ ऐसा बर्ताव देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से खड़ी हुई और राजेश शर्मा को हैरानी और निराशा से देखने लगी। तुम चाहते हो कि मैं उसके सामने घुटने टेक दूं? राजेश शर्मा को एहसास हुआ कि वह बात नहीं मान रही है और एक पिता के तौर पर उसकी अथॉरिटी को चुनौती दी जा रही है। तो वह चिल्लाया, जब मैं तुम्हें घुटने टेकने को कहता हूँ तो तुम घुटने टेक देते हो। इतना बोलना बंद करो। निर्मला देवी तुम्हारी सास हैं, तुम्हें उन्हें माँ कहना चाहिए। जब तुम उन पर इतनी बेइज्जती से चिल्ला रहे हो तो घुटने टेक दो। सिया शर्मा की आंखों में आंसू आ गए लेकिन उनका हौसला बना रहा। मैं हर साल अपनी माँ के सामने सिर झुकाती हूँ लेकिन वह अब नहीं रहीं। और क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्या मेरी सास भी नहीं रहीं? सब ने जोर से सांस ली। निर्मला देवी गुस्से से कांप रही थी। उन्होंने चाय का कप उठाया और सिया शर्मा के सिर पर दे मारा। सिया शर्मा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे मरने का श्राप दिया। दूरी बहुत कम थी और सिया शर्मा बच नहीं सकी। उन्हें चोट लगी और उनके माथे पर तेज दर्द हुआ जिसके बाद खून बहने लगा। सिया शर्मा ने रूखेपन से कहा, निर्मला देवी, जानबूझकर नुकसान पहुंचाना गैरकानूनी है।
अगर आप पुलिस स्टेशन का टूर करवाना चाहती हैं तो मैं अभी पुलिस को बुला सकती हूँ। तुम्हारी हिम्मत मुझे धमकी देने की। तुमने मेरे बेटे को मारा, वो भी गैर कानूनी है। मैं बस अपने बेटे का बदला ले रहा हूँ। पुलिस को बुलाने की हिम्मत करो। सिया शर्मा को ये बात गुस्सा दिलाने वाली और मज़ेदार लगी। मैंने अर्जुन सिंघानिया को कब मारा? उसकी चोट का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे पता था कि तुम यह नहीं मानोगे। तुमने ज़रा भी सच नहीं कहा। तुम दोगले और बुरे दोनों हो। मेरे अर्जुन का तुमसे शादी करना उसके लिए सबसे बड़ी बदकिस्मती है। पहले मुझे बुरी सास ने मारा, फिर मेरे पति को मारने का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। लू फैमिली बाहर से ग्लैमरस दिखती है लेकिन अंदर से बहुत अंधेरी है। जो लोग तुम्हारे परिवार में शादी करते हैं वे ही सच में बुरी किस्मत वाले होते हैं। राजेश शर्मा गुस्से में बोला। सिया शर्मा, चुप हो जाओ और दफा हो जाओ। तुम्हें किसने बुलाया? मैं निर्मला देवी से अच्छी बातचीत कर रहा था। तुम यहाँ क्या बिगाड़ने आए हो? निर्मला देवी ने मुझे मैसेज भेजा है कि तुम फिर से पैसे उधार लेने आए हो और मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। पैसे तो साफ तौर पर नहीं हैं, तुम जा क्यों नहीं रहे? निशा वर्मा ने जल्दी से बात को संभालने की कोशिश की। यह एक गलतफहमी है, ये सब एक गलतफहमी है। अंकल कियाओ पैसे उधार नहीं लेना चाहते, वह एक कोलेबोरेशन पर बात करने आए थे। मिस शर्मा, आप थोड़ी ज़्यादा सख्त हो रही हैं। क्या आप आंटी याओ से माफ़ी मांग सकती हैं? हम सब परिवार हैं, चलो मेरी वजह से लड़ते नहीं हैं। सच कहूँ तो ये सब मेरी गलती है। अगर आप किसी को डांटना चाहती हैं तो मुझे डांटें, आंटी याओ को इसमें मत घसीटें, ठीक है? सिया शर्मा की नज़र आखिरकार उस पर टिक गई। कैसा कोलेबोरेशन? कियाओ फैमिली पहले ही बैंकरप्ट हो चुकी है, कंपनी बंद हो चुकी है। आपके कोलेबोरेशन के लायक कुछ भी नहीं लग रहा है, मिस वर्मा। मेरे अरबपति पूर्व पति ने तलाक के बाद मुझे टोका। चैप्टर 27 सीक्रेट रेसिपी। अध्याय 27 गुप्त नुस्ख। निशा वर्मा उनके ऑरा से डर गई और डर के मारे अपने आप निर्मला देवी की तरफ पीछे हट गईं। निर्मला देवी ने तुरंत उसे बचाया। सिया शर्मा, अपनी आवाज़ धीमी करो। इतना गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने निशा और बच्चे को डरा दिया तो क्या होगा? तुम्हारे परिवार की कंपनी दिवालिया हो गई है, लेकिन पूरी तरह बेकार नहीं है। क्या तुमने पहले कोई सफल कमर दर्द की गोली नहीं बेची थी? वह फॉर्मूला वर्मा हॉस्पिटल को बेच दो। सिया शर्मा ने निशा वर्मा को बेरुखी से देखा। ऐसा लगा कि वे दवा के फॉर्मूले को टारगेट कर रहे थे। कियाओ परिवार की कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी और अब तक उसे चलाने वाली एकमात्र चीज़ सिर्फ यही फॉर्मूला था। कमर दर्द की गोली की कीमत कम थी लेकिन उससे अच्छा मुनाफा होता था। साथ ही ये काफ़ी असरदार भी थी। ये कमर दर्द से परेशान मरीजों के बीच हमेशा से पॉपुलर रही है। लेकिन कंपनी की बाकी दवाइयों का या तो बहुत कम असर होता था या वे आम मरीज के लिए बहुत महंगी थीं। कियाओ फैमिली ने बैंकरप्सी के लिए इसलिए अप्लाई किया क्योंकि राजेश शर्मा ने अपनी मर्जी से उनकी दवाओं की कीमत बढ़ा दी थी। लंबर रिलीफ पिल शुरू में $40 प्रति बॉक्स बिकती थी, लेकिन उसने अच्छी बिक्री देखी और सीधे कीमत $200 प्रति बॉक्स कर दी। उसने एंडोर्समेंट के लिए सेलिब्रिटीज़ को हायर करने में भी बहुत पैसा खर्च किया। उन्होंने कोई वजह न सुनते हुए दूसरी दवाओं के दाम भी बढ़ाना जारी रखा। एक कंपनी जो मुश्किल से प्रॉफिट कमा रही थी, लंबर रिलीफ पिल की बिक्री में अचानक गिरावट के कारण लगभग रातों रात दिवालिया हो गई। इससे कंपनी की फाइनेंशियल चेन में तुरंत ब्रेक लग गया। और अब क्या वह सच में निशा वर्मा को लंबर रिलीफ पिल का फॉर्मूला बेचना चाहता था? सिया शर्मा ने साफ मना कर दिया। लंबर रिलीफ पिल का फॉर्मूला हमारे परिवार का एक्सक्लूसिव सीक्रेट है, हम इसे नहीं बेचेंगे। राजेश शर्मा घबरा गए। क्यों नहीं? इसे बेच दो। कंपनी अब दिवालिया हो चुकी है, सीक्रेट फॉर्मूला रखने का क्या फ़ायदा? हमें इसे जल्दी से बेचकर अपना कर्ज चुका देना चाहिए। सिया शर्मा का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। पापा, ये सीक्रेट फॉर्मूला मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत करके बनाया है, यह उनका है, आपका नहीं। आपको इसे बेचने का कोई हक नहीं है। तुम्हारा क्या है या उसका? उसने मुझसे शादी की है, उसका समेत सब कुछ मेरा है। बेशक इसमें सीक्रेट फॉर्मूला भी शामिल है। इस मामले में फैसले मैं ही लेता हूँ। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ और यहाँ मुसीबत खड़ी करना बंद करो। कियाओ सिया शर्मा ने मजाक उड़ाया। तुम सच में हद पार कर रहे हो। मेरी माँ की आखिरी सांस से पहले उन्होंने पेटेंट की ओनरशिप मुझे ट्रांसफ़र कर दी थी। अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं बेचूंगा तो ये बेचा नहीं जा सकता। निशा वर्मा एक तरफ खड़ी होकर सुन रही थी और धीरे से निर्मला देवी के कपड़े खींच रही थी। निर्मला देवी ने धीरे से सिर हिलाया। उन्होंने पहले ही अपनी रिसर्च कर ली थी, ये जानते हुए कि पेटेंट राइट्स असल में सिया शर्मा के हाथ में थे। नहीं तो वे आज उसे नहीं बुलाते। निर्मला देवी ने कॉन्फिडेंस से कहा, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे लू फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। साथ ही ऐसा नहीं है कि यह गोली कोई कीमती चीज़ है। मार्केट में इसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं। सिया शर्मा, तुम्हें इतना प्रोटेक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम यह मौका चूक गई तो हो सकता है कि तुम इसे भविष्य में बेच ना पाओ।
अगर इतने सारे सब्स्टिट्यूट हैं तो क्या मिस वर्मा के लिए किसी और का फॉर्मूला खरीदना ठीक नहीं होगा? हम अपना नहीं बेच रहे हैं। लेकिन निशा वर्मा ने धीरे से कहा, मिस शर्मा, हमारे हॉस्पिटल में अच्छी दवाइयों की कमी नहीं है। मेरे इरादों पर शक मत करो, मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम मुझे एक बिना इस्तेमाल किया हुआ फॉर्मूला दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। क्या ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है? मैं फिर कहूँगा, यह मेरी माँ का जीवन भर का काम था, यह उन सबसे कीमती चीज़ों में से एक है जो उन्होंने मेरे लिए छोड़ी हैं। मैं इसे बिल्कुल नहीं बेचूंगा, आपको इसे फिर से उठाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सिया शर्मा ने तुरंत राजेश शर्मा का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले गई। अगर तुमने मेरी माँ का फॉर्मूला बेचने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें बेदखल कर रही हूँ। तुम्हें खुद ही कर्ज चुकाना होगा, जैसा चाहो करो। मेरे अरबपति पूर्व पति ने तलाक के बाद मुझे चिढ़ाया। चैप्टर 28 आदतें। अध्याय 28 आदतें। राजेश शर्मा हैरान भी थे और गुस्सा भी। जब उन्हें लू परिवार के घर से ज़बरदस्ती घसीटा जा रहा था तो उन्होंने सिया शर्मा को गाली दी। अरे एहसान फरामोश बच्चे, मैंने तुम्हें बेकार में पाला है। तुम एक सफ़ेद आंखों वाले भेड़िए हो जो इस फॉर्मूले को अपनी जान की परवाह किए बिना पकड़े हुए हो कि मैं जीऊँ या मरूँ। तुम बेरहम जीव हो। सिया शर्मा गुस्से में हंस पड़ी। क्या तुमने मुझे पाला है? मेरी माँ के मरने से पहले वही मेरा ख्याल रखती थीं। उनके जाने के बाद मेरी दादी ने। जब मैं बीमार पड़ा तो मेरी दादी ने ही मुझे ठीक किया। जब मुझे स्कूल जाना होता था तो मेरी दादी ही मुझे भेजती थीं और लाती थीं। यहाँ तक कि मेरी ट्यूशन फीस और रहने का खर्च भी उन्होंने ही दिया। क्या तुमने कोई पैसा या मेहनत की? बिल्कुल नहीं। जब से तुमने मेरे लिए सौतेली माँ से शादी की है तुमने कभी मेरा ख्याल नहीं रखा। जब मैं मिलने के लिए घर आती हूँ तब भी तुम मुझे परेशान करने वाली लगती हो और हमेशा मुझे भगाने के लिए तैयार रहती हो। राजेश शर्मा को कोई शर्म या गिल्ट महसूस नहीं हुआ। उन्होंने जोर से जवाब दिया, अब मेरा एक बेटा है ना? बेशक, मुझे अपनी एनर्जी उस पर लगानी होगी। तुम्हारा भाई ही कियाओ परिवार की वंशावली को आगे बढ़ाएगा। तुम आखिरकार शादी करके चले जाओगे। घर से निकली बेटी फेंके गए पानी की तरह है, कोई फायदा नहीं, चाहे तुम उसे कितना भी पाल पोस लो। सच में मेरी दूर की सोच बहुत अच्छी थी। अब जब हमारे परिवार पर मुश्किलें आ रही हैं तो आप बेपरवाह बने हुए हैं। बेटियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वे कभी भी बेटे के बराबर नहीं हो सकती। सिया शर्मा ने सोचा कि अगर वह उससे बहस करती रही तो गुस्से से मर सकती है। ठीक है, तुम बेटों को पसंद करती हो, अपने बेटे को अपना कर्ज चुकाने दो। मुझे अब मत ढूंढना, मैं इसमें शामिल नहीं होंगी। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने सीधे एक टैक्सी रोकी और चली गई। राजेश शर्मा वहीं खड़ा रहा और अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे दिल से कोसता रहा। फिर उसने थोड़ा सोचा और लू के घर में वापस जाने के लिए मुड़ा। वह निर्मला देवी के साथ सीक्रेट फॉर्मूले की कीमत के बारे में बातचीत जारी रखना चाहते थे, जिसे पहले सिया शर्मा ने बीच में ही रोक दिया था। टैक्सी शेंगलिंग कॉर्पोरेशन बिल्डिंग के सामने रुकी। सिया शर्मा उतरी और सीधे अंदर चली गईं। अर्जुन सिंघानिया उसे देखकर थोड़ा हैरान हुआ। उसके माथे से अभी भी बहता खून देखकर वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। तुम्हें क्या हुआ? सिया शर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि रूखेपन से पूछा, अर्जुन सिंघानिया, तुम्हारे सिर पर यह घाव किसने किया? क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि यह मेरी खुद की लगाई हुई चोट थी? मैंने पूछा, तुम्हें किसने मारा? सिया शर्मा, क्या तुम्हें लड़ाई के लिए बेचैनी हो रही है? तुम चिल्ला क्यों रही हो? मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम है जिनका मुझे सॉल्यूशन करना है। अगर कुछ नहीं है तो बेहतर है कि तुम चली जाओ। यहाँ पागलों की तरह बर्ताव मत करो और मेरे काम में देर मत करो। तुम्हारी माँ ने कहा कि उन्होंने तुम्हारे सिर पर लगी चोट का बदला लेने के लिए मेरे सिर पर मारा क्योंकि उन्हें लगा कि मैंने ही तुम्हारे साथ ऐसा किया है। बेशक, वह इसलिए भी गुस्से में थी क्योंकि मैंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे उन्हें बुरा लगा। लेकिन अर्जुन सिंघानिया, तुमने उनसे बात क्यों नहीं की? क्या तुम्हारी चोट का मुझसे कोई लेना देना है? मैं इसका इल्ज़ाम क्यों लूँ? अर्जुन सिंघानिया हैरान रह गए। मेरी माँ ने तुम्हें मारा? उसने मुझे चाय के कप से मारा। टीकप को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना इतना आम क्यों है? और कौन? दादी, उसी ने मेरे सिर पर चाय का कप मारा था। उसी रात उसने तुम्हें डिनर पर बुलाया था। तुम्हारे जाने के बाद उसने मुझे फिर बुलाया। उसने तुम्हारे लिए गुस्से में मुझे मारा। अब बताओ, क्या तुम्हारा इससे कोई लेना देना है? सिया शर्मा कुछ देर चुप रहीं और फिर सिर हिलाया। तो फिर कुछ कनेक्शन है। जब तक तुम समझते हो। लेकिन तुम इसके लायक थे। तुमने खुद ही यह सब किया है। वरना दादी ने अपना हाथ नहीं उठाया होता। अर्जुन सिंघानिया को इतना गुस्सा आया कि उनके माथे की नसें फूलने लगीं, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपने इमोशंस पर कंट्रोल किया। आज मुझे बहुत काम है, तुम्हें अपने घाव का इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल जाना चाहिए। तुम्हारा घाव गहरा है, उसमें आसानी से इन्फेक्शन हो सकता है। सिया शर्मा ने अनजाने में सिर हिलाया। ठीक है। अर्जुन सिंघानिया के ऑफिस से निकलने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि वह फिर से उनके सुझावों को मान रही थी, जैसा कि वह पहले करती थी।
कस्टम सच में एक डरावनी चीज़ है। पिछले 5 सालों से वह हमेशा उसकी बात सुनती थी, बात मानना लगभग उसकी हड्डियों में बस गया था। ऐसा लग रहा था कि इस आदत को बदलने में काफ़ी समय लगेगा। लेकिन ये ठीक था, अब उसके पास बहुत समय था। बदलाव का पहला कदम शेंगलिंग कॉर्पोरेशन से $1 मिलियन लेना था जो उस पर बकाया था। भले ही अर्जुन सिंघानिया की इज्जत चली जाए, लेकिन वह अपनी मेहनत का नतीजा नहीं भूल सकती थी, जिसके लिए उसने 2 रातें बिना सोए बिताई थीं। मेरा अरबपति पूर्व पति तलाक के बाद मुझसे लिपट जाता है। चैप्टर 29 आप कौन हैं? अध्याय 29 आप कौन हैं? घर लौटने पर सिया शर्मा ने सबसे पहले अपने माथे के घाव का इलाज किया। इस तरह की चोट उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी और इसे संभालना आसान था। भूख से उसका पेट गुड़गुड़ाने लगा। उसने फ्रिज खोला तो पाया कि वह पूरी तरह खाली था। तभी सिया शर्मा को याद आया कि उसने आज कुछ भी खाना नहीं खरीदा है। उसने कुछ टेकआउट ऑर्डर किया। उसके आने का इंतजार करते हुए उसने अपना कंप्यूटर चालू किया और हैकर नेटवर्क क्राइसिस में लॉगिन किया। उसके प्राइवेट मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहे थे। सिया शर्मा ने उन्हें एक एक करके खोला। उन्होंने बिजनेस से जुड़े हर मैसेज का जवाब दिया, लेकिन अपनी पहचान के बारे में गॉसिप करने वालों को नज़रअंदाज कर दिया। जब तक उसका टेकआउट आया और उसने खाना खत्म किया, तब तक उसे शेंगलिंग कॉर्पोरेशन से एक भी मैसेज नहीं मिला था। गुस्से में उसने मेज पर मुक्का मारा। शाबाश अर्जुन सिंघानिया, तुम सच में मुझे मेरा बोनस नहीं दोगे? शेंगलिंग कॉर्पोरेशन। अर्जुन सिंघानिया को अचानक अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। ये सोचकर कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने सिर्फ ड्रेस शर्ट पहनी हुई है, उन्होंने अपना सूट जैकेट पहन लिया। वह बुरे मूड में था और उसका लहजा कठोर था। क्या आपको पता चला है कि काल कौन है? उनके असिस्टेंट ने हकलाते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, हम पता नहीं लगा पाए। उन्होंने एक वर्चुअल आईपी का इस्तेमाल किया, लेकिन कोड नेम को देखते हुए हमें लगता है कि यह एक आदमी हो सकता है। सोचो, तो क्या मुझे आपको इस आधार पर पेमेंट करना चाहिए कि आप क्या सोचते हैं? प्रोजेक्ट के वाइस प्रेसिडेंट पूरी तरह शर्मिंदा दिखे। मिस्टर सिंघानिया, मुझे माफ़ करना। वह बहुत मजबूत हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सके। अर्जुन सिंघानिया का चेहरा उतर गया। फिर तुम लोगों का क्या काम? मैं इस महीने के सारे बोनस रोक रहा हूँ। 1 हफ्ते में काल को ढूंढूं। अगर वह नहीं मिला तो तुम सब शेंगलिंग कॉर्पोरेशन छोड़कर चले जाओ। हाँ, चले जाओ। असिस्टेंट और वाइस प्रेसिडेंट जल्दी से गायब हो गए। उन्हें डर था कि देर तक रुकने पर अर्जुन सिंघानिया उन्हें और डांट सकते हैं। उनके जाने के बाद भी अर्जुन सिंघानिया का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसे आज हुई पब्लिक बेइज्जती की परवाह नहीं थी, लेकिन उसे अपने बड़े भाई की इज्जत की परवाह थी। हैकर ने अपने भाई का नाम खराब किया था और उस सिस्टम का मजाक उड़ाया था जिसे बनाने में उसके भाई ने बहुत मेहनत की थी। इस वजह से कॉर्पोरेशन का स्टॉक गिर गया। वह इन नतीजों को कैसे झेल सकता था? वह अपने बड़े भाई के सामने खुद को कैसे सही ठहरा सकता था? उनके कंप्यूटर पर उनके क्राइसिस अकाउंट में एक नया मैसेज आया। जब उसने इसे खोला तो देखा कि यह काल की ओर से था। मेरा इनाम कहाँ है? अर्जुन सिंघानिया ने स्क्रीन को घूरा, जैसे वह काल के अवतार को अपनी नज़र से भेदना चाहता हो। उसने उत्तर दिया, आप कौन हैं? मैं काल हूँ। मुझे आपके सिस्टम में कमी मिली है। आपने मुझे यूएस करेंसी में $1 मिलियन देने का वादा किया था। वह कहाँ है? मुझे अपनी पहचान बताओ और मैं तुम्हें इनाम देने पर विचार कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसा न करूँ तो फिर इनाम के बारे में भूल जाओ। मुझे नहीं लगता कि आपके कॉर्पोरेशन के लिए मेरे जैसे हैकर को नाराज़ करना अच्छा होगा। आपने मेरी स्किल्स देखी हैं। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मुझे बस मेरा इनाम चाहिए। आज आपने बात को बड़ा चढ़ाकर बताया है। तियानशेंग सिस्टम का बहुत सारे लोग मजाक उड़ा रहे हैं। यह अब पब्लिक नहीं हो सकता और कॉर्पोरेशन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपको इनाम दूंगा? मैसेज देखकर सिया शर्मा आखिरकार आह भरने से खुद को रोक नहीं पाईं। जवाब के टोन से लग रहा था कि अर्जुन सिंघानिया खुद उनके मैसेज का जवाब दे रहे थे। वह पक्का अपनी असली पहचान नहीं बता सकती थी। असल में उसकी और अर्जुन सिंघानिया की हमेशा अनबन रहती थी और उसने काम में भी उसे धोखा दिया था। अगर उसे पता चल जाता कि वह वही है तो वह उसकी ज़िंदगी नरक बना देता और उसे कभी इनाम नहीं मिलता। थोड़ा सोचने के बाद उसने पैसों की खातिर एक बार अपनी इज्जत को नज़रअंदाज करने का फैसला किया। आज की घटना के लिए मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। यह अचानक हुआ। मैं बस आपसे अच्छे से मिलना चाहती थी और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आपका सिस्टम इस लाइव ब्रॉडकास्ट पर लॉन्च होगा। मेरा आपको कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था, इसलिए प्लीज़ मेरी बात पर यकीन करें। मैं आपसे फिर से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आप माफ़ी मांग सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको खुद शेंगलिंग कॉर्पोरेशन आना होगा। मैं कोई और तरीका नहीं अपनाऊंगा। अर्जुन सिंघानिया ने मैसेज भेजने के बाद बिना कुछ कहे अपना कंप्यूटर बंद कर दिया। वह प्राइवेट एग्जीक्यूटिव लिफ्ट से अंडरग्राउंड गैराज तक गया, अपनी कार में बैठा और लू फैमिली विला की ओर चला गया। 1 घंटे पहले उसके पिता ने उसे घर आने के लिए बुलाया था।
विला शांत था, नौकर पहले से ही सो चुके थे। सिर्फ हाउसकीपर ही सामने के दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था। उन्हें देखकर गृहस्वामी ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। युवा मालिक, मास्टर जी अध्ययन कक्ष में आपका इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन सिंघानिया ने सिर हिलाया और स्टडी की तरफ चले गए। हरीश सिंघानिया अपनी डेस्क पर बैठे थे। लंबी फ्लाइट के बाद उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन अपने बेटे को देखकर उनके चेहरे पर निराशा भर गई। मैं सिर्फ आधे महीने के लिए बिजनेस ट्रिप पर विदेश गया था और तुमने पहले ही लू परिवार के आधे लोगों को बर्बाद कर दिया है। तुम पूरे दिन क्या करते रहते हो? मेरे अरबपति पूर्व पति ने तलाक के बाद मुझे टोका। चैप्टर 30 लगता है थोड़ी दिक्कत है। चैप्टर 30 लगता है थोड़ी प्रॉब्लम है। अर्जुन सिंघानिया ने अपना बचाव नहीं किया, चुपचाप खड़े होकर अपने पिता का गुस्सा सहते रहे। क्या आपको पता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उन बूढ़े लोगों ने आज मुझे कैसे घेर लिया? कॉर्पोरेशन के स्टॉक की कीमत गिर गई, आपकी इमेज बहुत खराब हो गई और अब कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा है। हर कोई आपकी काबिलियत पर सवाल उठाने लगा है। तुम्हारे बड़े भाई की तुम्हारी वजह से बदनामी हुई है, मरने के बाद भी तुम उसे चैन से नहीं बैठने दोगे। तुम्हारे भाई की मौत कैसे हुई, क्या किसी और को पता है? क्या तुम्हें नहीं पता? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या तुम उसे ऐसे चुकाओगे? और तुम्हारी सबसे बड़ी भाभी, क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने उस पर लालच करने की हिम्मत कैसे की? तुमने उसे अपना बच्चा पैदा करने कैसे दिया? एक बार यह बात फैल गई तो लू परिवार पूरे देश में मजाक का पात्र बन जाएगा। बड़े होते हुए तुम सबसे समझदार थे, बड़े होते होते तुम बेवकूफ़ क्यों बन गए? तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे बिल्कुल अलग है, वह बहुत ज़्यादा खास होता जा रहा है। उसे पता था कि क्या करना है और क्या नहीं। वह लू परिवार का असली वारिस है। तुम्हें कॉर्पोरेशन कभी नहीं लेना चाहिए था, तुम अपने भाई से बहुत पीछे हो। अर्जुन सिंघानिया एक बात से दुखी होकर आखिर में आंखें उठाकर ठंडेपन से बोले, निशा वर्मा के साथ जो हुआ वह एक एक्सीडेंट था। मैंने कभी भी उसके बारे में कोई फ्यूचर प्लान नहीं बनाया था। जहां तक मेरे बड़े भाई की मौत की बात है, मैं अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं। उसे मैंने नहीं मारा। मुझे उम्मीद है कि आप ये क्लियर कर देंगे। हरीश सिंघानिया अपना गुस्सा रोक नहीं पाए। चाहे यह एक्सीडेंट हो या नहीं, मैं चाहता हूं कि निशा वर्मा तुरंत बच्चे का अबॉर्शन करा दे। इस नाजायज़ बच्चे को रहने नहीं देना चाहिए। डॉक्टर ने कहा कि अगर वह अभी अबॉर्शन कराती है तो हो सकता है कि वह भविष्य में कभी दोबारा कंसीव न कर पाए। मुझे परवाह नहीं कि वह भविष्य में प्रेग्नेंट हो पाएगी या नहीं, उसे इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहिए। अगर तुमने उसे यह नाजायज़ बच्चा रखने दिया तो बेहतर होगा कि तुम विदेश चले जाओ, कभी वापस मत आना। मैं तुम्हें अपने बेटे के तौर पर मना कर दूंगा। तो आपको पहले मेरी माँ को मनाना चाहिए और फिर मुझे मनाना चाहिए। मेरी माँ इस बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार है, वह मुझसे भी ज़्यादा उत्साहित है। इसके साथ ही अर्जुन सिंघानिया मुड़े और स्टडी से बाहर निकल गए। निर्मला देवी, जो स्टडी के बाहर से चुपके से सुन रही थीं, रंगे हाथों पकड़ी गईं। जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी, अर्जुन सिंघानिया पहले बोल पड़े, माँ, क्या आपने आज सिया शर्मा को मारा? निर्मला देवी ने गुस्से से कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या उसने तुमसे इसकी शिकायत कर दी है? उसने तुम्हें मारा, मेरे उसे वापस मारने में क्या गलत है? मैं उसकी सास हूँ, उसे बिना शिकायत के सज़ा मान लेनी चाहिए और फिर भी वह तुम्हारे पास आ गई। उसमें तमीज़ नहीं है, जाहिर है उसकी परवरिश अच्छी नहीं हुई है। कनपटियों पर तेज सिरदर्द के साथ अर्जुन सिंघानिया ने कहा, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मुझे चोटें उसकी वजह से नहीं लगी थीं? तुम्हें उसे क्यों मारना पड़ा? निर्मला देवी की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या तुम उस औरत के लिए मुझ पर चिल्ला रहे हो? तुम्हें लगता है कि अगर तुम उसका बचाव करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि उसने तुम्हें मारा है? दादी ने ही मुझे मारा। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि तुम उनसे फिर बहस करोगे। निर्मला देवी चुप हो गईं। उनके खिलाफ उनकी आने वाली तीखी बातें उनके गले में अटक गईं। अर्जुन सिंघानिया और कुछ बताना नहीं चाहते थे, लेकिन वह ये भी नहीं चाहते थे कि वह हंगामा करें, इसलिए उन्हें थोड़ा और कहना पड़ा। नानी माँ को निशा वर्मा की प्रेगनेंसी के बारे में पता चला और वह बहुत गुस्से में थीं। वह चाहती थी कि निशा वर्मा बच्चा अबॉर्ट कर दें, लेकिन मैं नहीं माना। अचानक निर्मला देवी फूट फूट कर रोने लगी। मुझे पता था, वह हमेशा मेरे खिलाफ रही है। वह मेरे बच्चे, मेरे पोते को भी खत्म करना चाहती है। जब से मैंने इस परिवार में शादी की है, वह हमेशा मुझसे झगड़ा करती रही है, लगातार परेशान करती रही है। मैं इतने समय से ये सब सह रही हूँ, लेकिन इस बार उसने हद पार कर दी है और मुझे नज़रअंदाज करके सीधे तुम्हारे पास आ गई है। वह बहुत ज़्यादा बुलिंग करती है। उसके रोने से अर्जुन सिंघानिया के सिर में बहुत तेज़ दर्द होने लगा, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, घूमे और बिना एक शब्द कहे चले गए। ये देखकर कि इस बार उनके बेटे ने उन्हें शांत करने की कोशिश नहीं की, निर्मला देवी रोते हुए स्टडी रूम में चली गईं। मिंग जैन, आपका बेटा बहुत ज़्यादा नाफरमान हो गया है, वह अब हमारी इज्जत नहीं करता। क्या आप इसके बारे में कुछ नहीं करेंगी?
हरीश सिंघानिया ने उनके रोने पर ध्यान नहीं दिया और रूखेपन से बोले, अर्जुन भले ही जवान और नासमझ हो, लेकिन तुमने अपनी आधी जिंदगी जी ली है, क्या तुमने सारी समझ खो दी है? निर्मला देवी का रोना अचानक बंद हो गया। तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम मुझे गाली दे रही हो? निशा वर्मा अर्जुन के बच्चे की मां बनने वाली है, तुम उसे बच्चे को जन्म क्यों देने दोगे? क्या तुम सोच भी नहीं सकते कि लू परिवार को किन अफवाहों और बुराई का सामना करना पड़ेगा? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जाओ और उसे अभी ढूंढो, उससे कहो कि बच्चा गिरा दे। निर्मला देवी ने गहरी सांस ली, दरवाजे के पास गईं और देखा कि बाहर कोई है या नहीं। फिर उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और हरीश सिंघानिया के पास वापस चली गईं। हरीश सिंघानिया ने असमंजस में पूछा, आप क्या कर रहे हैं? निर्मला देवी ने इतनी धीमी आवाज में कहा कि मुश्किल से सुनाई दिया, अगर मैं आपको बताऊं कि निशा वर्मा के पेट में जो बच्चा है वह असल में शेन किंग का है तो? हरीश सिंघानिया अचानक खड़े हो गए। क्या कहा आपने? ये सच है? निर्मला देवी फूट फूट कर रोने लगी, उनका पूरा शरीर बहुत दुख से भर गया। बच्चा 5 महीने का है, ये शेन किंग का है। क्या आप अब भी चाहती हैं कि निशा वर्मा इसका अबॉर्शन करवा दें? ये बच्चा ही हमारे बेटे की छोड़ी हुई एकमात्र यादगार चीज़ है, मिंग जेन। हरीश सिंघानिया को ये पूछने में काफ़ी समय लगा कि क्या अर्जुन को पता है कि वह पिता नहीं है। निर्मला देवी ने सिर हिलाते हुए कहा, फरवरी में, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन वह निशा वर्मा के साथ सो गया, उसे लगता है कि बच्चा उसका है। हरीश सिंघानिया के दिमाग में हलचल मच गई। तुम्हें कैसे यकीन है कि यह शेन किंग का बच्चा है? अगर यह सच में अर्जुन का है तो? निर्मला देवी ने धीरे से कहा, निशा ने मुझे बताया, उस रात उनके बीच असल में कुछ नहीं हुआ, वे दोनों पवित्र रहे। लिंगे, लगता है उसके साथ कोई दिक्कत हो सकती है। मैंने चुपके से डॉक्टर से उसकी जांच करवाई, हो सकता है वह सच में बांझ हो। हरीश सिंघानिया अपनी कुर्सी पर वापस धंस गए, उन्हें लगा जैसे उनका सिर फट जाएगा। ये कैसे हो सकता है? मेरे अरबपति पूर्व पति ने तलाक के बाद मुझसे गुदगुदी की। चैप्टर 31 ग्राहक आपसे मिलना चाहता है। चैप्टर 31 कस्टमर आपको देखना चाहता है। रात का घना अंधेरा शांत हो गया और सूरज उगाया, जिससे बड़ी जमीन को सुकून मिला। सिया शर्मा ने पर्दा खोला। अपने बेडरूम में सूरज की रोशनी को देखकर वह आलस से खींच गई। कल रात वह पूरी रात जागकर नहीं सोई थी, बल्कि अच्छी नींद आई थी। तैयार होने के बाद सिया शर्मा ऑफिस चली गईं। यान जिंग ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। सिया शर्मा, पिछली बार का क्लाइंट जो वीडियो रिस्टोर करवाना चाहता था, वह आपसे मिलना चाहता है। सिया शर्मा के दिल में एक अजीब सी भावना उमड़ी, पर उसने खुद को संभाले रखा। क्यों? उनके पास एक और वीडियो है जो और भी जटिल और महत्वपूर्ण है, जिसे वह चाहते हैं कि आप ठीक करें। क्या वह हमें सीधे वीडियो नहीं भेज सकता? यान जिंग ने अपना सिर हिलाया। क्लाइंट ने कहा कि यह वीडियो बहुत ज़रूरी है, इसे पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखना होगा, वह आपसे फेस टू फेस बातचीत करना चाहता है। सिया शर्मा ने मना कर दिया। ठीक है, तो उससे कहो कि कोई और ढूंढ ले। यान जिंग ने उसे देखा, कुछ हैरान होकर। सिया शर्मा, तुम इस क्लाइंट से मिलना क्यों नहीं चाहती? क्या तुम्हें पता है कि वह कितना ऑफर कर रहा है? 5 करोड़, पूरे 5 मिलियन। सिया शर्मा हैरान रह गईं। अचानक उन पर दुख की लहर छा गई। अर्जुन सिंघानिया एक वीडियो ठीक करने के लिए 5 मिलियन खर्च करने को तैयार थे, लेकिन उन्होंने तलाक के लिए सिर्फ 1 मिलियन का मुआवजा दिया। उसे हैरानी हुई कि वीडियो में ऐसा क्या था कि वह उसकी मरम्मत पर इतना पैसा खर्च करने को तैयार हो गया। जब घर पर वीडियो की मरम्मत की बात आई तो उसने मोलभाव करके कीमत 80,000 तक कम कर दी। अब सोचने पर पता चला कि उसे पैसों की परवाह नहीं थी, उसे बस उसकी परवाह नहीं थी। होम वीडियो ठीक हुआ या नहीं और वह बेगुनाह थी या नहीं, उसने इसे कभी ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, वरना वह मोलभाव नहीं करता। मैनेजर यान, मेरे पास कई और ज़रूरी काम हैं जिन्हें आपने मुझे हल करने के लिए दिया है। प्लीज़ इस क्लाइंट को किसी और को दे दीजिए। इसके अलावा, पिछली बार मैंने जो वीडियो रिपेयर किया था वह सच में मेरी काबिलियत की लिमिट थी। ज़्यादा मुश्किल कामों को शायद मैं ठीक न कर पाऊँ। आखिर मेरी मेन एक्सपर्टीज साइबर सिक्योरिटी में है, वीडियो रिपेयर के मामले में मैं थोड़ा पीछे हूँ। यान जिंग कुछ देर चुप रहा। आखिर में उसने सिया शर्मा पर जोर नहीं डाला। उसने उसे जाने के लिए इशारा किया, फिर क्लाइंट को फ़ोन करके बताया कि अगर वीडियो बहुत ज़्यादा खराब हो गया है तो सबसे अच्छा इंजीनियर भी उसे ठीक नहीं कर पाएगा। फ़ोन के दूसरी तरफ असिस्टेंट जुबिन ने अर्जुन सिंघानिया के कहने पर पहले ही कीमत बढ़ाकर 10 मिलियन कर दी थी। जवाब अभी भी नेगेटिव था। फ़ोन रखने के बाद जुबिन ने सच सच बताया, मिस्टर सिंघानिया, उन्होंने कहा कि वे इसे ठीक नहीं कर सकते। अर्जुन सिंघानिया फर्श से छत तक ऊंची खिड़की के सामने खड़े थे, उन पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी जिससे हल्का सुनहरा घेरा बन रहा था। लेकिन गर्म रंग ने उसके लुक को नर्म नहीं किया, बल्कि उसे और भी बेरहम बना दिया। उसने अपने हाथ में यू डिस्क को देखा और बेपरवाही से कहा, नहीं, उस मैनेजर यान ने झूठ बोला था। ये वीडियो, इसे ठीक करने का कोई तरीका ज़रूर होगा। जुबिन को यह अजीब लगा। मिस्टर सिंघानिया, उन्होंने तो ये भी नहीं देखा कि इस यू डिस्क में क्या है।
आपको कैसे पता कि वह इसे ठीक कर सकते हैं? क्योंकि जब आपने कीमत बढ़ाकर 10 मिलियन कर दी तो वह 2 सेकंड के लिए हिचकिचाया। अर्जुन सिंघानिया ने यू डिस्क पकड़ ली। उसमें उसके बड़े भाई की हत्या का अहम सबूत था। वह वीडियो को ठीक करने और अपने भाई को मारने वाले असली कातिल को ढूंढने के लिए कोई भी खर्च उठाने को तैयार था। जुबिन, उन्हें बताओ कि मैं असल में कौन हूँ। अगर उन्होंने यह वीडियो ठीक नहीं किया तो मैं पक्का करूंगा कि भविष्य में उनकी कंपनी को एक भी क्लाइंट न मिले। कुछ मिनट बाद एक घबराया हुआ आदमी ध्रुव टेक के ऑफिस में घुसा। यान जिंग एक मैराथन धावक की तरह सिया शर्मा के कार्यालय में दौड़ा। सिया शर्मा, आपको हमारी कंपनी को बचाना होगा। उनके घबराए हुए चेहरे को देखकर सिया शर्मा को बुरा लगा। क्या हुआ? जिस क्लाइंट को वीडियो ठीक करवाना है वो वंश ग्रुप से अर्जुन सिंघानिया हैं। हे, उन्होंने कहा, अगर वीडियो ठीक से ठीक नहीं हुआ तो वो हमारी कंपनी बर्बाद कर देंगे और हमें भविष्य में कोई क्लाइंट नहीं मिलेगा। सिया शर्मा ने आह भरते हुए कहा, ठीक है, मैं समझ गई मैनेजर यान। उसका हैरानी वाला शांत व्यवहार देखकर यान जिंग की जिज्ञासा बढ़ गई। तुम हैरान क्यों नहीं हो? डरी हुई क्यों नहीं? क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? सिया शर्मा हल्के से हंसी। हाँ, मैंने तुमसे कुछ बात छिपाई है। मैं अर्जुन सिंघानिया को जानती हूँ। मुझे पता था कि वह क्लाइंट है, इसीलिए मैंने मना कर दिया। क्या अर्जुन सिंघानिया और मेरे बीच कुछ अनबन हुई है? फिलहाल मैं नहीं चाहता कि उसे पता चले कि मैं कहाँ काम करता हूँ या क्या करता हूँ। इसलिए मैं मैनेजर यान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वे मेरा राज रखें। मेरे अरबपति पूर्व पति ने तलाक के बाद मुझसे झगड़ा किया। अध्याय 32 क्या आप यहाँ काम करते हैं? चैप्टर 32 क्या आप यहाँ काम करते हैं? यान जिंग उसकी बातों से इतना हैरान हुआ कि उसका दिमाग लगभग क्रैश हो गया। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? हम कंपनी को ऐसी निराशाजनक स्थिति में नहीं पड़ने दे सकते। ये कैसा रहेगा? आप दावा करते हैं कि आप वीडियो ठीक कर सकते हैं और उससे इसके लिए कहें। मैं असली काम करूंगा, लेकिन क्या होगा अगर वह मुझे वीडियो देने से मना कर दे और मुझे शेंगलिंग कॉर्पोरेशन में इसे ठीक करने के लिए कहे? फिर जब वह ध्यान नहीं दे रहा हो तो आप इसे कॉपी करके मुझे भेज सकते हैं, या आप मुझे बता सकते हैं कि यह किस कंप्यूटर पर है और मैं इसे हैक करके एक कॉपी ले सकता हूं। वैसे भी इसके कई तरीके हैं। यान जिंग ने आखिरकार राहत की सांस ली। सच में कई तरीके थे, कानूनी और गलत, और वह उन सभी को मैनेज कर सकता था। उसे बस डर था कि सिया शर्मा वीडियो को ठीक करने में मदद करने को तैयार नहीं होंगी। आखिरकार वह खुद इसे ठीक नहीं कर सकता था। ठीक है, तुम वीडियो रिपेयर का ध्यान रखना और मैं तुम्हारा राज रखूंगा। मिस्टर सिंघानिया ने पहले ही कीमत बढ़ाकर 10 मिलियन कर दी है। काम हो जाने के बाद मैं तुम्हारे साथ 5 मिलियन बांट लूंगा। 1 करोड़। वह उसके साथ कंजूस था लेकिन बाकी सब चीज़ों पर खर्च करने को तैयार था। सिया शर्मा ने सिर हिलाया। नहीं मैनेजर यान, ये जॉब एक स्पेशल केस है, इसलिए मैं कंपनी के साथ कमाई में अपना हिस्सा बढ़ाना चाहती हूँ। मुझे 80% चाहिए। यान जिंग हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिया शर्मा शेयर के बारे में बातचीत करेगी। पहले वह सी शर्मा को जो भी रकम देते थे वह बिना मोलभाव किए मान लेती थीं। वह बहुत आसानी से घुलने मिलने वाली थीं। लेकिन अब उसे ऐसा क्यों लगा कि वह बदल गई है? सिया शर्मा, तुम बहुत ज़्यादा मांग रही हो। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 60% ही दे सकता हूँ। आखिर यह मेरा क्लाइंट है। सिया शर्मा बहुत शांत लग रही थी। तो भूल जाए मैनेजर यान, रिपेयर के लिए किसी और को ढूंढिए। अगर आप वीडियो ठीक करने से मना करते हैं तो मुझे मिस्टर सिंघानिया को ये बताने के लिए दोष न दे कि आप यहाँ काम कर रहे हैं। तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा और ध्रुव टेक की कॉम्पिटिटर फेयाओ टेक्नोलॉजी के लिए काम करने जाऊंगा। यान जिंग को आखिरकार एहसास हुआ कि स्थिति कितनी मुश्किल थी। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन एक के बाद एक वे सब उसे धमकाने लगे। उसे लगा जैसे वह सिया शर्मा के कंट्रोल में है। ये लड़की 3 महीने के लिए गई थी और पूरी तरह बदलकर वापस आई। वह काफ़ी मुश्किल थी। क्या वह असल में शादी करने नहीं गई थी, बल्कि एक रियलिटी शो में हिस्सा लेने गई थी? मैं इस बारे में सोचूंगा। इतना कहकर यान जिंग चला गया। लेकिन आधे घंटे से भी कम समय बाद वह सिया शर्मा के ऑफिस में वापस भागा। सिया शर्मा, कुछ गड़बड़ है। मिस्टर सिंघानिया आ गए हैं। वह पहले से ही लिफ्ट में हैं, तुम्हें जल्दी से छिप जाना चाहिए। सिया शर्मा ने अपने ऑफिस के सेमी ट्रांसपेरेंट ग्लास पार्टीशन को देखा, ये जानते हुए कि वहां छिपने की कोई जगह नहीं है। वह जल्दी से उठी और बाहर चली गई। बाहर बाथरूम में छिपने का इरादा किया। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली, लिफ्ट का दरवाज़ा घंटी बजा और अर्जुन सिंघानिया और उनके असिस्टेंट बाहर चले गए। सिया शर्मा ने उनकी तरफ देखा और शांति से फ्रंट डेस्क तक गईं और विनम्रता से झुककर कहा, वेलकम मिस्टर सिंघानिया। रिसेप्शनिस्ट मेई एक पल के लिए चौंक गई, फिर तुरंत बोली, स्वागत है मिस्टर सिंघानिया। यान जिंग भी चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ आगे आया। मिस्टर सिंघानिया, आप खुद क्यों आए? प्लीज़ अंदर आइए।
हालांकि अर्जुन सिंघानिया ने उनकी तरफ नहीं देखा, बल्कि सिया शर्मा को हैरानी से देखा। काफ़ी देर तक उसे देखने के बाद आखिर में उसने पूछा, क्या तुम यहाँ काम करती हो? जी हाँ मिस्टर सिंघानिया। क्या करें? रिसेप्शनिस्ट के तौर पर। क्या आप नहीं बता सकते मिस्टर सिंघानिया? रिसेप्शन पर मई एक बार फिर चौंक गई। हुँ, इंजीनियर कियाओ, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारे चेहरे से तो तुम सिर्फ एक रिसेप्शनिस्ट ही हो सकती हो, तुम किसी और काम के लिए नहीं बनी हो। सिया शर्मा के चेहरे की झूठी मुस्कान सख्त हो गई। हाँ मिस्टर सिंघानिया, आपकी समझ बहुत तेज है। तारीफ के लिए धन्यवाद। इस समय यानजिंग को यकीन हो गया था, सिया शर्मा और अर्जुन सिंघानिया एक दूसरे को जानते थे, और जैसा कि उन्होंने कहा था उनके बीच मतभेद थे। उसे डर था कि अगर अर्जुन सिंघानिया ने कुछ बुरा कहा और सिया शर्मा को परेशान किया तो वह वीडियो ठीक करने में उसकी मदद नहीं करेगी। वह जल्दी से उसे अंदर ले जाने लगा। मिस्टर सिंघानिया प्लीज़ अंदर बात करते हैं। मेई जल्दी करो और मिस्टर सिंघानिया के लिए चाय बनाओ। मेई अपनी हैरानी से बाहर निकली। ठीक है मैनेजर यान। मेरे अरबपति पूर्व पति ने तलाक के बाद मुझसे झगड़ा किया। चैप्टर 33 असली मालिक कौन है? अध्याय 33 असली गुरु कौन है? अर्जुन सिंघानिया के आने से पूरी कंपनी में हलचल मच गई। महिला स्टाफ बारी बारी से अर्जुन सिंघानिया के बहुत सुंदर चेहरे को देखकर हैरान हो रही थीं। इसमें उनका अनोखा बैकग्राउंड भी जोड़ लें तो वह एक पल में ही लगभग सबके सपनों के लवा बन गए। हालांकि दो लोग अपवाद थे, एक सिया शर्मा और दूसरी फ्रंट डेस्क की लड़की मेई। सिया शर्मा थोड़ी हैरान थी। मेई, तुम मिस्टर सिंघानिया को देखकर एक्साइटेड क्यों नहीं हो? उन्हें देखो, वे कितने एक्साइटेड हैं। मेई ने अपने होंठ काटे, आवाज़ धीमी की और कहा, मैं भी एक्साइटेड थी। लेकिन सिया शर्मा, जब उसे लगा कि तुम रिसेप्शनिस्ट हो तो वह बहुत बदतमीज़ हो गया। उसने सिर्फ लुक्स के आधार पर रिसेप्शनिस्ट होने के बारे में कुछ कहा। वह बहुत मजाकिया और ऊपरी तौर पर बात करने वाला है। तुम साफ तौर पर बहुत काबिल हो, यहाँ तक कि मैं, जो बिजनेस में नहीं हूँ, जानती हूँ कि मैनेजर यान अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमेशा तुम्हारे पास आता है। सिया शर्मा ने हंसते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहती हूँ कि वह मुझे मेरे लुक से जज करे। सिया शर्मा, आप मिस्टर सिंघानिया को जानती हैं ना? हाँ करता हूँ। तो क्या तुमने उसे नाराज़ कर दिया? लगता है वह तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है। सिया शर्मा के दिल में एक चुभन सी हुई। बिल्कुल, उसका एटीट्यूड बहुत खराब है। फिर भी उसी ने मुझे नाराज़ किया है और वह बहुत घमंड और अकड़ से पेश आता है। इस बीच ध्रुव टेक के मीटिंग रूम में अर्जुन सिंघानिया ने यानजिंग को वीडियो ठीक करने के लिए जल्दी नहीं की, बल्कि उनके कर्मचारियों की लिस्ट मांगी। लिस्ट देखने के बाद उसने यानजिंग से पूछा, क्या यह एम्प्लॉय लिस्ट पूरी है? जी हाँ मिस्टर सिंघानिया, ये पूरी लिस्ट है। 2 रिसेप्शनिस्ट हैं, लिस्ट में सिर्फ एक क्यों है? ठीक है मिस्टर सिंघानिया, दूसरी सिया शर्मा है। वह नई है और अभी भी प्रोबेशन में है, इसलिए वह हमारी एम्प्लॉय लिस्ट में नहीं है। सिया शर्मा ने 3 महीने से ज़्यादा समय पहले इस्तीफा दे दिया था और ध्रुव टेक एम्प्लॉय लिस्ट पिछले महीने अपडेट हुई थी, इसलिए जाहिर है उनका नाम उसमें नहीं था। खुशकिस्मती से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वरना उनका नाम सीनियर इंजीनियर कॉलम में होता और वे सीधे सामने आ जाती। वह सिया शर्मा की असली हालत के बारे में बताने की बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं करेगा। नहीं तो वह न सिर्फ ये पैसा कमाने से चूक जाएगा, बल्कि सिया शर्मा को बहुत बुरा लगेगा और उसे किसी दूसरी कंपनी में भेज देगा। वह इतना नुकसान उठाने का रिस्क कैसे ले सकता था? फिलहाल उसे यह बात राज रखनी थी। यानजिंग ने शांति से उससे सिया शर्मा के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछा, क्या तुम्हारी हमारी रिसेप्शनिस्ट के बारे में कोई राय है? नहीं। अर्जुन सिंघानिया ने लिस्ट नीचे रखी और एक यूएसबी स्टिक निकाली। ये वीडियो के कुछ हिस्से हैं जिन्हें मुझे ठीक करना है। पहले इस हिस्से को ठीक करने की कोशिश करो। यानजिंग ने सिर हिलाया, यूएसबी को कंप्यूटर में लगाया और रिपेयर का काम शुरू कर दिया। उन्होंने कई तरीके आजमाए, लेकिन वीडियो को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और विजुअल्स बहुत ज़्यादा धुंधले थे। ये लगभग ठीक नहीं हो सकता था। भले ही वह सिया शर्मा या कोई देवता हो, उनका मानना था कि वीडियो को बचाना नामुमकिन होगा। कोई हैरानी नहीं कि इस चालाक बिजनेसमैन ने पहले 80,000 का प्राइस ऑफर किया और फिर अचानक उसे बढ़ाकर 10 मिलियन कर दिया। पता चला यह एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसका दुनिया भर में कोई सॉल्यूशन नहीं था। अर्जुन सिंघानिया ने यानजिंग के माथे पर बढ़ते पसीने को देखकर रूखेपन से पूछा, मैनेजर यान, आप असल में इस वीडियो को ठीक नहीं कर सकते, है ना? मैं कर सकता हूँ। उस व्यक्ति को लाओ जो वास्तव में वीडियो की मरम्मत कर सकता है। यानजिंग हकलाते हुए बोला, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। मैंने पिछला वीडियो ठीक किया था मिस्टर सिंघानिया। पिछला वीडियो पक्का आपने ठीक नहीं किया था, क्योंकि जब मैंने पहली बार आपसे पूछा था तो आपने कहा था कि आप नहीं कर सकते, लेकिन फिर अचानक आप कर पाए। आपको ज़रूर कोई एक्सपर्ट मिला होगा, और 1 मिलियन का प्राइस टैग भी आपका आइडिया नहीं था, ये वीडियो रिपेयर करने वाले का था। क्या मैं सही हूँ मैनेजर यान?
यान जिंग हैरान रह गया। इस आदमी ने ये सब इतना सही अंदाज़ा कैसे लगा लिया? इतने समझदार आदमी को ये क्यों पता नहीं था कि उसकी सिया शर्मा ही वह एक्सपर्ट है? अब क्या करें? कहानी उनकी और सिया शर्मा की सोच से अलग हो गई। अर्जुन सिंघानिया ने बिल्कुल बेपरवाह होकर कहा, यान जिंग, मुझे अपनी बात दोहराना पसंद नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए, मैं आसानी से तुम्हारी कंपनी का बिजनेस बंद करवा सकता हूँ। मेरे अरबपति पूर्व पति ने तलाक के बाद मुझे चिढ़ाया। चैप्टर 34 जब फ्रंट डेस्क भी बहुत अच्छा हो। चैप्टर 34 जब फ्रंट डेस्क के भी बहुत अच्छा हो। यान जिंग ने जल्दी से जवाब दिया, मैं समझ गया। लेकिन मिस्टर सिंघानिया, मैंने पहले नहीं देखा कि आप क्या ठीक करना चाहते थे। अब इसे देखकर ये साफ है, इसे सच में ठीक नहीं किया जा सकता। हमारा अभी का टेक्नोलॉजिकल लेवल ऐसा नहीं कर सकता। मिस्टर सिंघानिया, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप दूसरी कंपनियों से पूछ सकते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अर्जुन सिंघानिया के चेहरे का रंग उड़ गया। बेशक उन्होंने दूसरी कंपनियों से भी पूछा था। जवाब हमेशा एक ही था, वीडियो को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था जिसे ठीक नहीं किया जा सकता था। यह उस वायरस से इन्फेक्टेड वीडियो जैसा नहीं था जिसे उसने खुद ठीक किया था, ये वह था जिसे वह ठीक नहीं कर सका। लेकिन यान जिंग, जो 10 मिलियन के बारे में सुनकर साफ तौर पर हिचकिचा रहा था, उसके साथ ज़रूर कोई बहुत काबिल होगा। बस ये गुरु उसके लिए भी आसान नहीं है। अर्जुन सिंघानिया की आवाज़ में थोड़ी तेज़ी थी, मुझे ये जवाब मंजूर नहीं है। तुम्हारे पास 3 दिन हैं। या तो कोई ऐसा ढूंढो जो मेरे लिए यह वीडियो ठीक कर दे, नहीं तो तुम्हारी कंपनी बंद हो जाएगी। बोलने के बाद वह खड़े हुए और अपने असिस्टेंट के साथ मीटिंग रूम से बाहर चले गए। यान जिंग बहुत परेशान था, लेकिन उसे इज्जत से उन्हें बाहर तक छोड़ना पड़ा। ऑफिस एरिया में सब लोग अर्जुन सिंघानिया को देख रहे थे। कुछ लोग एक्साइटेड थे, कुछ लोग हैरान थे, सब उन्हें ध्यान से देख रहे थे। आमतौर पर अर्जुन सिंघानिया इन लोगों को नज़रअंदाज कर देते, लेकिन अब उन्हें लगा कि इन लोगों में से ही कोई ऐसा गुरु हो सकता है जो वीडियो को ठीक कर सके। उसने एक एक करके उन पर नज़र डाली, फिर उसने निराशा में अपनी नज़रें हटा लीं। उसके अंदर की आवाज़ ने उसे बताया कि जिस व्यक्ति को वह ढूंढ रहा था वह इन लोगों में से नहीं था। उसने छोड़ दिया। एंट्रेंस पर रिसेप्शनिस्ट सिया शर्मा और मेई एक साथ झुकीं और मुस्कुराईं, मिस्टर सिंघानिया, अपना ख्याल रखना। अर्जुन सिंघानिया एक पल के लिए रुके, सिया शर्मा को देखा और पाया कि वह अपनी नॉन टेक्निकल रिसेप्शन जॉब से खुश लग रही थी, जिससे उन्हें गुस्सा आ गया। सिया शर्मा, इस तरह के काम में भविष्य की कोई उम्मीद नहीं है, तुम्हें कुछ काम का सीखना चाहिए। सिया शर्मा को उम्मीद नहीं थी कि वह उसे लेक्चर देंगे, इसलिए उन्होंने ठंडे अंदाज में कहा, क्या ऐसा है? भले ही निशा प्रेग्नेंट है, फिर भी वह मेडिकल की पढ़ाई कर रही है और एक्टिव होकर एग्जाम की तैयारी कर रही है, अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती है। उसके पास एक क्लियर लाइफ प्लान है। आपको भी अपनी ज़िंदगी के लिए प्लान बनाना चाहिए, न कि सिर्फ अपने लुक्स पर निर्भर रहकर गुजारा करना चाहिए। आपका चेहरा सबसे कम काम की चीज़ है। मेई का चेहरा थोड़ा अजीब सा हो गया। हाँ, सिया शर्मा बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन अगर वह अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए करना चाहती थीं, तो रिसेप्शनिस्ट का काम करना उनके टैलेंट का पूरी तरह से गलत इस्तेमाल करना था। वह किसी बड़े मूवी स्टार जितनी खूबसूरत थीं। क्या मिस्टर सिंघानिया को सिया शर्मा की असली काबिलियत पता थी? कॉलेज से ग्रेजुएट होने से पहले ही वह कंपनी की चीफ नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर थीं और उनकी सालाना सैलरी लाखों में थी। अभी भी नंबर 1 रैंक वाली दिल्ली यूनिवर्सिटी डू उनकी लिखी नेटवर्क सिक्योरिटी टेक्स्ट बुक्स इस्तेमाल करती है, वे कंपनी की बुकशेल्फ पर हैं। लेकिन मिस्टर सिंघानिया, जो बहुत घमंडी लग रहे थे, शायद किसी छोटी कंपनी की बुकशेल्फ पर रखी किताब पर ध्यान नहीं देंगे। सिया शर्मा, जो साफ तौर पर सबसे मेहनती थीं, अर्जुन सिंघानिया के शब्दों में कुछ भी नहीं रह गईं। मेई ने सोचा कि सिया शर्मा गुस्सा होंगी, लेकिन उसने उनकी तरफ देखा और पाया कि वह बहुत शांत लग रही थीं। श्री सिंघानिया, सिया शर्मा ने बेरुखी से कहा, मेरी नौकरी ठीक है, मुझे तुम्हारी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। बेहतर होगा कि तुम अपनी एनर्जी अपने पहले प्यार के लिए बचा कर रखो। मेई और मैनेजर यान दोनों के कान तुरंत खड़े हो गए। पहला प्यार? कौन सा पहला प्यार? उनके गपशप करते चेहरे को देखकर अर्जुन सिंघानिया ने सिया शर्मा को अपनी प्रतिष्ठा खराब करने के लिए डांटा, आप लोग क्या बकवास कर रहे हैं? क्या तुम परेशान कर रहे हो? तुम जा रहे हो या नहीं? अगर तुम नहीं गए तो मुझे यहीं खड़ा रहना पड़ेगा। मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, जल्दी करो, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। मैं नहीं जा रहा, मैं काम कर रहा हूँ। आखिरकार उसके रवैये से गुस्सा होकर अर्जुन सिंघानिया ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली और उसे लिफ्ट में खींच लिया। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हुआ, सिया शर्मा ने देखा कि यान जिंग और मेई बाहर से उसे हैरानी से देख रहे हैं, जैसे उसके और अर्जुन सिंघानिया के बीच कुछ चल रहा हो। उसकी कलाई अभी भी पकड़ी हुई थी। सिया शर्मा ने कई बार छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं छुड़ा पाए। उसने उसे इतनी कसकर पकड़ा हुआ था कि उसे लगा कि उसकी कलाई टूट जाएगी।
उसने थोड़ी झुंझलाहट के साथ कहा, अर्जुन सिंघानिया, मुझे छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन अर्जुन सिंघानिया ने छोड़ने के बजाय अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। सिया शर्मा दर्द से कराह उठी और फिर उसने अर्जुन सिंघानिया के हाथ पर जोर से काट लिया। हिस, अब कराहने की बारी अर्जुन सिंघानिया की थी। उसने सिया शर्मा को छोड़ दिया और उसे गुस्से से घूरा, तुम्हारी मुझे काटने की हिम्मत? मेरे अरबपति पूर्व पति ने तलाक के बाद मुझसे झगड़ा किया। अध्याय 35 अध्याय 35 क्या तुम मुझे पसंद करते हो? चैप्टर 35 क्या तुम मुझे पसंद करते हो? पहले सिया शर्मा को सबसे ज्यादा डर उसके गुस्सा होने से लगता था, लेकिन अब वह इससे इम्यून होने लगी थी। वह सीधी खड़ी हो गई, अपनी सुंदर ठुड्डी को ऊपर उठाया और अपने जोश को उसके हाथों से मिटने नहीं दिया। अगर तुमने मेरी कलाई को फिर से चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगी। अपनी नौकरी के लिए उसे बहुत सारे कोड लिखने पड़ते थे, जिससे कलाई में लगी चोट उसके लिए जानलेवा हो गई। जुबिन, जो एक अदृश्य आदमी की तरह बगल में खड़ा था, अपने बॉस के पिछले हाथ से लगातार खून बहता देख रहा था। उसे लगा कि सिया शर्मा बदल गई है। पहले वह अर्जुन सिंघानिया को जरा सी भी चोट नहीं लगने देती थी। अब वह इतना खतरनाक तरीके से काट रही थी कि उसे शक भी नहीं था कि भविष्य में वह सच में अर्जुन सिंघानिया का हाथ काट देगी। लिफ्ट जल्दी से ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गई और सिया शर्मा बर्फीले अर्जुन सिंघानिया के पीछे पीछे अंडरग्राउंड पार्किंग गैराज में चली गईं। लंबी चुप्पी तोड़ते हुए अर्जुन सिंघानिया ने आखिरकार कहा, निशा को शुयाओ वान फॉर्मूला चाहिए जो आपके पास है। अपनी कीमत बताओ। इस वाक्य ने सिया शर्मा के उस मजबूत दिखावे को तोड़ दिया जिसे उन्होंने बड़ी सावधानी से बनाया था। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके इमोशन टूट गए। क्यों? उसने मेरे पति को चुरा लिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब वह मेरी माँ की सीक्रेट रेसिपी लेना चाहती है। क्या उसे मेरी चीज़ें लेना पसंद है? मैंने उसे पहले ही साफ साफ बता दिया था कि यह बेचने के लिए नहीं है, फिर भी तुम मुझ पर प्रेशर क्यों डाल रहे हो? क्या तुम उसे इतना पसंद करते हो, इतना कि मुझे मौत के घाट उतार दोगे? अर्जुन सिंघानिया को उम्मीद नहीं थी कि उसका रिएक्शन इतना स्ट्रांग होगा। उसने गुस्से में कहा, जैसा कि मैंने पहले कहा है, डिवोर्स का फैसला मेरा था और इसका निशा से कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हारी कोई चीज़ नहीं हूं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि वह मुझे तुमसे चुरा ले। ज्यादा ड्रामा करना बंद करो। सिया शर्मा जानती थी कि उसने अनजाने में अपनी सच्ची भावनाएं जाहिर कर दी हैं। वह अर्जुन सिंघानिया से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वह यह मानने को तैयार नहीं थी कि उसने उसे छोड़ दिया है। वह इतने समय से खुद को धोखा दे रही थी, हर चीज़ का इल्ज़ाम निशा वर्मा पर डाल रही थी। उसकी इमोशनल गलती बस कुछ पल के लिए ही हुई, फिर उसने तुरंत अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया और अपना असली रूप छिपा लिया। उसने ठंडे और सख्त अंदाज में जवाब दिया, तुमने बड़ी चालाकी से उसे बरी कर दिया है, लेकिन उसने मेरा खिलौना ले लिया है। वरना खिलौना अचानक कैसे अपनी मर्जी से तलाक देने पर अड़ गया? हमेशा घमंडी रहने वाले अर्जुन सिंघानिया को उसकी बात से गुस्सा आ गया और उन्होंने सिया शर्मा को जबरदस्ती कार के दरवाजे पर दबा दिया। तुमने किसे खिलौना कहा? सिया शर्मा, तुम खिलौना हो, तुम हमेशा से खिलौना रही हो। तुम्हें मुझसे ऐसे बात करने का कोई हक नहीं है। टक्कर से सिया शर्मा की पीठ में दर्द हुआ, लेकिन उसने बेपरवाही से कहा, हाँ ये सही है, वरना तुम्हारे कहते ही मुझे क्यों निकाल दिया जाता? तुम्हारे बारे में भी यही सच है, मैंने भी तुम्हें निकाल दिया है। एक खिलौने को दूसरे खिलौने से इतनी खुशी क्यों हो रही है? तुम मेरे इतने करीब चिपके हुए हो, क्या मैं तुम्हें पसंद हूं? अर्जुन सिंघानिया ने तुरंत उसे छोड़ दिया, मुझे तुम्हारे अलावा कोई भी चाहिए। सिया शर्मा राहत महसूस करते हुए बोली, यह अच्छी बात है। मैं ऐसा खिलौना नहीं छूना चाहूंगी जिससे दूसरे लोग खेल चुके हों। इससे मेरे हाथ गंदे हो जाते हैं। अगली बार मुझसे दूरी बनाए रखना। अर्जुन सिंघानिया की जिंदगी में पहले कभी ऐसी बेइज्जती नहीं हुई थी। उसे लगा कि अगर वह सिया शर्मा से बहस करता रहा तो उसे फ्रस्ट्रेशन में खून की उल्टी हो जाएगी। उसने ठंडा चेहरा बनाया, सीधे कार में बैठ गया और अपने असिस्टेंट को आदेश दिया, गाड़ी चलाओ, मैं उसे एक सेकंड भी और नहीं देखना चाहता। असिस्टेंट ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से गाड़ी चलाकर चला गया। उसकी कार को गायब होते देख सिया शर्मा आखिरकार खुद को संभाल नहीं पाईं और घुटनों पर हाथ रखकर रोने लगीं। उसकी पीठ में दर्द है, कलाई में दर्द है, लेकिन इनमें से कोई भी दर्द उसके दिल के दर्द के सामने नहीं है। 5 साल बाद अर्जुन सिंघानिया उसके दिल का हिस्सा बन गया था। उसे हटाना उसके दिल को निकालने जैसा होगा। फिर भी उसने ज्यादा देर तक रोने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि जब वह ऑफिस लौटेगी तो उसकी सूजी हुई आंखें उसका मजाक उड़ाएंगी। अर्जुन सिंघानिया द्वारा घसीटे जाने से ऑफिस गॉसिप के लिए पहले से ही काफ़ी खाना मिल गया था। सिया शर्मा उठी, ध्यान से अपना चेहरा पोंछा, थोड़ी देर आराम किया, फिर कार के रियरव्यू मिरर में अपना चेहरा देखा। ये देखकर कि कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रहा है, वह लिफ्ट की ओर बढ़ गईं। जैसा कि उम्मीद थी, लौटने पर बहुत से लोग अर्जुन सिंघानिया के साथ उसके रिश्ते के बारे में गॉसिप करने के लिए उसके पास जमा हो गए। उसने बस इतना जवाब दिया कि वे दोस्त हैं और ज्यादा कुछ नहीं बताया। शुक्र है,
यानजिंग, जो कि बिग बॉस था, उसे बचाने आया और सबको भगा दिया। तुम सब क्या कर रहे हो? अपनी नौकरी पर ध्यान देने के बजाय तुम्हें बस गॉसिप से मतलब है। यह एक टेक कंपनी है, एंटरटेनमेंट कंपनी नहीं। सभी लोग जल्दी से अपने वर्क स्टेशन पर लौट आए। इसके बाद सिया शर्मा यानजिंग के पीछे पीछे उसके ऑफिस तक गईं। मेरे अरबपति पूर्व पति ने तलाक के बाद मुझे डांटा। चैप्टर 36 तुम्हारा एहसान मानना। अध्याय 36 आपका एहसान मानना। यानजिंग अब सिया शर्मा को अलग नज़र से देख रहा था। शेंगलिंग कॉर्पोरेशन के नए सीईओ होने के बावजूद अर्जुन सिंघानिया के अतीत की अच्छी तरह से छानबीन की गई थी। वह मशहूर लू फैमिली से हैं और परिवार की तरह ही उनका लुक भी बहुत हैंडसम और डैशिंग है। इतना ही नहीं, वह अपने पहले के लोगों से भी आगे निकल गए, अपने मशहूर हैंडसम पिता हरीश सिंघानिया से भी ज्यादा चमके और इस तरह अनगिनत लड़कियों को अपनी ओर खींचा। लेकिन हैरानी की बात है कि उनका कोई स्कैंडल नहीं हुआ, उन्हें कभी किसी महिला के साथ नहीं देखा गया, और यहाँ तक कि उनका असिस्टेंट भी एक पुरुष है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि सिया शर्मा उससे उलझ जाएंगी। यानजिंग अब सिया शर्मा को एक साधारण मजदूर नहीं मानते थे। उन्होंने अर्जुन सिंघानिया की कही हर बात ईमानदारी से बताई, फिर अपने होंठ बंद कर लिए और चुपचाप सिया शर्मा के जवाब का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद सिया शर्मा ने आह भरते हुए कहा, मैं उनसे सीधे बिना नाम बताए संपर्क करूंगी। अगर वह पूछे तो बस उन्हें बता देना कि मैं कंपनी से नहीं हूं, मुझे बाहर से ढूंढा गया है और आप मुझे नहीं जानते। यानजिंग मान गए। उन्हें वीडियो ठीक करने की कोई उम्मीद नहीं थी और वे सिर्फ सिया शर्मा को ही कोशिश करने दे सकते थे। सिया शर्मा अपने ऑफिस लौटी और कंप्यूटर से अर्जुन सिंघानिया को एक गुमनाम मैसेज भेजा। यानजिंग ने मेरा परिचय कराया। मैंने सुना है कि आपके पास एक वीडियो है जिसे रिपेयर करने की ज़रूरत है। अर्जुन सिंघानिया ने तुरंत जवाब दिया, आप कौन हैं? यह ज़रूरी नहीं है, आपका वीडियो ही ज़रूरी है। इसे भेजिए ताकि मैं देख सकूं कि इसे ठीक करने का कोई तरीका है या नहीं। ये वीडियो बहुत कॉन्फिडेंशियल है, मैं किसी अजनबी को इसे देखने नहीं दूंगा। आपको अपनी पहचान बतानी होगी। तो फिर भूल जाओ, मिस्टर सिंघानिया कोई और हुनरमंद ढूंढ लेंगे। इस बार सिया शर्मा को अर्जुन सिंघानिया से जवाब मिलने में काफ़ी समय लगा। ईमेल, मैं एक हिस्सा भेजूंगा, पहले ये साबित करो कि तुम इसे रिस्टोर कर सकते हो, फिर हम आगे बात करेंगे। सिया शर्मा ने उन्हें एक नया रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस दिया और उन्हें तुरंत एक छोटा वीडियो मिला। वीडियो छोटा था, शायद उसमें उसके लिए मामूली कंटेंट का एक छोटा सा हिस्सा था। उसने वीडियो पर नज़र डाली। हालांकि रिपेयर में मुश्किल ज़्यादा थी, लेकिन उसके पिछले अनुभव ने साबित कर दिया कि इसे ठीक करना नामुमकिन नहीं था। दूसरी तरफ ईमेल सक्सेसफुली भेजने के बाद अर्जुन सिंघानिया के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने पूछा, क्या इसे रिपेयर किया जा सकता है? 1 मिनट बाद जवाब आया, हालांकि यह बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सच में मुमकिन है। अर्जुन सिंघानिया को यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत पूछा, सच में? वास्तव में? अर्जुन सिंघानिया ने राहत की सांस ली। ये पहली बार था जब किसी ने उन्हें साफ साफ बताया था कि वीडियो को रिस्टोर किया जा सकता है। उन्होंने बहुत से लोगों से सलाह ली थी और बहुत निराशा का सामना किया था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि यानजिंग की छोटी सी कंपनी में इतना टैलेंट छिपा होगा। उसने दिल से उसे धन्यवाद दिया। धन्यवाद। जब तक आप इसे ठीक कर सकती हैं तब तक मुझे आपका एहसान मानना। कुछ देर बाद उन्हें मैसेज मिला, ज़रूरी नहीं। अर्जुन सिंघानिया हैरान रह गए। किसी ने उनका फेवर मना कर दिया। असल में दूसरी तरफ कौन था? यानजिंग पर इतना टॉप टियर टैलेंट बेकार गया। उसने उसे हेडहंटिंग के बारे में सोचा। बदकिस्मती से, चाहे उसने दूसरे व्यक्ति की पहचान के बारे में कितनी भी पूछताछ की, वे पकड़ में नहीं आए। यहाँ तक कि उसकी ज़्यादा सैलरी वाली नौकरी का ऑफर भी उन्हें नहीं बदला। बेशक सिया शर्मा उसे यह नहीं बताएगी कि वह कौन है, वरना उसे उसकी फीस नहीं मिलेगी। वह अपनी डेस्क पर बैठी अपने काम में डूबी हुई थी और अर्जुन सिंघानिया को भूल गई थी। जब उसने फिर से ऊपर देखा तो पाया कि बाहर पूरी तरह अंधेरा था। उसके सभी कलीग चले गए थे और कंपनी में वह अकेली बची थी। सिया शर्मा ने समय देखा। हैरानी की बात है कि रात के 11 बज रहे थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी भूखी थी। उसने दराज से बिस्कुट का एक पैकेट निकाला, उसे फाड़ा और खाने लगी। सफाई करने के बाद उसने अपना बैग उठाया, कंपनी का दरवाज़ा बंद किया और ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकल गई। दिन में चहल पहल वाली सड़क अब खाली थी। सिया शर्मा को अपनी साइकिल मिल गई। वह उसे चलाने ही वाली थी कि अचानक अंधेरे में से एक परछाई निकल आई। सिया शर्मा चौंक गईं। उनके हाथ से बिस्किट गिरते गिरते बचे। उन्होंने हिम्मत करके पूछा, कौन है? यह मैं हूँ। वह आदमी सिया शर्मा की तरफ बढ़ा। उसका कद दुबला लेकिन लंबा था और चेहरे पर अभी भी बचपना था। मेरे अरबपति पूर्व पति ने तलाक के बाद मुझे टोका। चैप्टर 37 छोटा भाई। अध्याय 37 छोटा भाई। उसे पहचान कर सिया शर्मा ने राहत की सांस ली।
फिर उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, आरव शर्मा, तुम आधी रात को मेरे ऑफिस बिल्डिंग के नीचे क्या कर रहे थे? तुमने तो मुझे लगभग मौत के घाट उतार दिया था। आरव शर्मा ने अपनी जेब से कैश निकाला और सिया शर्मा के हाथ में देते हुए कहा, मैं तुम्हें पैसे वापस देने आया हूँ। सिया शर्मा हैरान रह गईं। उन्होंने अपने हाथ में रखे मुड़े तुड़े नोटों को देखा और हैरानी से पूछा, क्या तुमने ये खुद कमाए हैं? आरव शर्मा ने सिर हिलाया, हाँ, मुझे नौकरी मिल गई है। सिया शर्मा गुस्से में और परेशान दोनों थीं। तुम सिर्फ 16 साल की हो, अभी अभी हाई स्कूल शुरू किया है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के बजाय तुम काम कर रही हो। अभी स्कूल वापस जाओ। काम करने से मेरी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आती। मुझे अच्छी तरह पता है कि हमारा परिवार दिवालिया हो चुका है और न तो मम्मी और न ही पापा के पास पैसे हैं। लेकिन पापा के पास कल अचानक पैसे आ गए। उन्होंने मेरी ट्यूशन फीस भरी और मुझे रहने खाने के खर्च के लिए 2 लाख रुपये भी दिए। ये पैसे क्या तुम्हारे हैं? मैं एक पब्लिक हाई स्कूल में जाने का प्लान बना रहा हूँ। मैं स्कूल से ट्यूशन फीस और रहने का खर्च भी वापस करने को कहूँगा। मैं वह सब तुम्हें वापस कर दूंगा। ये कहते हुए आरव शर्मा ने जबरदस्ती सिया शर्मा के हाथ में एक बैंक कार्ड थमा दिया। अपने छोटे भाई को देखकर, जो रातों रात बड़ा हो गया था, सिया शर्मा के दिल में एक खटास सी महसूस हुई। उसका ये सौतेला भाई पहले हमेशा से ही दिखावटी रहा था, हमेशा हर चीज़ में सबसे अच्छा चाहता था। उसे बहुत घमंड था, इतना कि वह उसे अपनी बड़ी बहन भी नहीं कहता था। जैसे उसे बहन कहने से वह सिर के बल छोटा लगेगा। उसे हैरानी हुई कि वह काम पर चला गया था। कोई हैरानी नहीं कि वह इतना गंदा दिख रहा था। तुम्हारे सिर को क्या हुआ? तुम्हें किसने मारा? ये कुछ भी नहीं है, ये बस तुम दबे हुए बिस्कुट क्यों खा रहे हो? इसमें कोई पोषण नहीं है, इसे खाना बंद करो। ओह, तुम बाइक क्यों चला रहे हो? तुम्हारी पोष कहाँ है? ये तुम्हारी दादी का दहेज था। क्या तुमने इसे मेरी ट्यूशन फीस भरने के लिए बेच दिया? अपने छोटे भाई की तरफ देखते हुए, जो अब 6 फुट लंबा हो गया था, सिया शर्मा आखिरकार मुस्कुराए, हाँ, मैंने तुम्हारी ट्यूशन फीस भरने के लिए कार बेच दी। लेकिन कोई बात नहीं, जब मैं ज़्यादा पैसे कमाने लगूंगी तो एक नई कार खरीदूंगी। उसने साइकिल की पिछली सीट थपथपाई, चढ़ो, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी। देखो तुम कितने गंदे हो, जल्दी करो और घर जाकर नहा लो। लेकिन आरव शर्मा ने उसका हाथ हटा दिया, बाइक की सीट पर बैठ गया और रात में गहरी आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तुम बहुत पतली हो, तुम मेरा वजन नहीं संभाल पाओगी। उससे बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए सिया शर्मा पीछे की सीट पर बैठ गई और उसे कहा, सीधे जाओ, पहले चौराहे पर दाएं मुड़ो। देर हो रही है, तुम रात के लिए मेरे घर पर रुक सकते हो। अगर तुम अभी घर गए तो तुम्हें डांट पड़ेगी। ठीक है, सिया शर्मा ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए खुशी से कहा, तुम बड़े हो गए हो। तुम काफ़ी सुरक्षा का एहसास देते हो। मैं जल्दी बड़ा होना चाहता हूँ। आरव शर्मा, हम पैसों की चिंता मत करो। तुम कल से स्कूल वापस जाओगे और तुम्हें अब काम करने की इजाज़त नहीं है। स्कूल बदलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ। क्या तुम्हारे पास पैसे बचे हैं? सख्ती दिखाना बंद करो, तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब काफ़ी पैसे कमाता हूँ। तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर तुम्हें किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला तो रुको और देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। आप एक पब्लिक हाई स्कूल में गए और फिर भी टॉप रैंक वाली दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्रुप में पहुँच गए। मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। मुझे किसी इंटरनेशनल स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मेरा विदेश में पढ़ने का कोई प्लान नहीं है। सिया शर्मा ने गुस्से में उसे मारा, सुनते क्यों नहीं? मैं जिस स्कूल में कहती हूँ तुम उसी में जाते हो, रोज़ ट्यूशन नहीं देते, 6 महीने में एक बार ही देते हो, सहने लायक है। इससे पहले वह अपने भाई को पब्लिक हाई स्कूल में भेजने की बात पर अपने पिता से लड़ चुकी थी। लेकिन अब जब वह इतना समझदार हो गया है तो वह उसे डाउनग्रेड करने का मन नहीं बना सकती। एक अच्छे इंटरनेशनल स्कूल से पब्लिक हाई स्कूल में जाने से वह अपने क्लासमेट्स की गॉसिप और मजाक का विषय बन सकता है। 16 साल की उम्र में लड़के दिखावे की सबसे ज़्यादा परवाह करते हैं। जब उसने आरव शर्मा को मारा तो उसने एक शब्द भी नहीं कहा, वह बस उसके साथ उसके अपार्टमेंट तक चला गया। वापस आकर यह पक्का करने के बाद कि सिया शर्मा अब अर्जुन सिंघानिया के साथ नहीं रहती, उसने आखिर में पूछा, क्या अर्जुन सिंघानिया तुम्हें तलाक देने का प्लान बना रहा है? मेरे अरबपति पूर्व पति तलाक के बाद मुझसे झगड़ा करते हैं। अध्याय 38 मेरे बदले का इंतजार करें। चैप्टर 38 मेरे बदले का इंतजार करो। सिया शर्मा उनकी तीक्ष्णता पर आश्चर्यचकित हुई। आपको कैसे पता कि वह तलाक चाहते हैं? मैं नहीं। बकवास, तुम 5 साल से उसके पीछे पड़ी हो, रोज उसके पीछे घूमती हो और उसने कभी तुम पर ध्यान नहीं दिया। जरूर उस लू वाले ने तलाक का प्रस्ताव रखा होगा, नहीं तो तुम्हें और भी ज्यादा शिकायतें झेलनी पड़ती। सिया शर्मा कुछ पल के लिए चुप हो गईं। उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि उनके छोटे भाई को भी उनकी बेइज्जती के बारे में पता था। ये बहुत शर्म की बात है कि अर्जुन सिंघानिया इसे नहीं देख पाए।
क्या लू तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है? क्या वह तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है? शादी के सिर्फ 3 महीने बाद ही वह तलाक क्यों चाहता है? नहीं, वह मेरे साथ ठीक रहा है। सिया शर्मा झूठ नहीं बोल रही थी। तलाक का प्रपोजल देने से पहले अर्जुन सिंघानिया ने सच में उसके साथ अच्छा बर्ताव किया था। उनके बीच कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ और अर्जुन सिंघानिया ने हमेशा उसकी पर्सनल आदतों का ध्यान रखा था। उसने जो भी बनाया हो, भले ही उसका स्वाद खराब हो, वह सब खत्म कर देता था और उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाने देता था। बिस्तर पर भी वह हमेशा उसकी भावनाओं का ख्याल रखता था। बेशक बस इतना ही था, उसने उसके प्रति ज्यादा पैशन नहीं दिखाया और न ही उसके सामने मुस्कुराया। आरव शर्मा उसके जवाब से हैरान नहीं हुआ। उसने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा, नहाने चला गया और थोड़ी देर बाद सोने चला गया। सिया शर्मा ने अब उसे परेशान नहीं किया, बल्कि क्राइसिस हैकर वेब पर अर्जुन सिंघानिया से अपना इनाम मांगने के लिए स्टडी रूम में चली गई। वंश ग्रुप वो $1 मिलियन कब देगा? जब आप खुद कॉर्पोरेशन में माफ़ी मांगने आते हैं। मैं एक हैकर हूँ, मैं जहाँ मन करता है वहाँ नहीं आ सकता। तो फिर तियानशिंग सिस्टम की रेप्यूटेशन वापस लाने का कोई तरीका सोचो ताकि वह फिर से लिस्ट हो सके। नहीं तो कोई डील नहीं। इसकी रेप्यूटेशन वापस नहीं लाई जा सकती। आपको तो मुझे थैंक यू भी कहना चाहिए। तियानशिंग सिस्टम में बहुत सारी कमजोरियां हैं। अगर इसे ऐसे ही लिस्ट कर दिया गया तो ये पक्का हैक हो जाएगा और काम करना बंद कर देगा। आखिर में आपको ज़्यादा नुकसान होगा। बातचीत के दूसरे छोर पर अर्जुन सिंघानिया ने चैट बॉक्स में आए वाक्य को देखा और टाइप करना बंद कर दिया। उन्हें पता था कि सिस्टम एकदम सही नहीं था, लेकिन उनके पिता उन पर लगातार दबाव डालते रहे और उनसे कहा कि वे अपने बड़े भाई की याद में बनाए गए सिस्टम को जल्दी से इसमें शामिल करें। उसने अपने पिता से कहा था कि सिस्टम अभी भी अधूरा है, लेकिन उसके पिता को लगा कि वह बड़ा चढ़ाकर कह रहा है और जोर देकर कहा कि उसके बड़े भाई का बनाया सिस्टम अधूरा नहीं हो सकता। ये देखते हुए कि कोई भी मौजूदा मोबाइल सिस्टम पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, उन्होंने सोचा कि तियानशिंग सिस्टम की कमी कोई बड़ी बात नहीं होगी। वे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कमजोरियों को ठीक कर लेंगे। लेकिन काल नाम के हैकर ने तियानशिंग को सीधे सीधे दर्दनाक तरीके से एक्सपोज करने का फैसला किया, जिससे वंश ग्रुप के लिए एक बड़ा स्कैंडल खड़ा हो गया। चैट बॉक्स में बातचीत जारी रही। मुझे तुरंत $1 मिलियन का भुगतान करें और मैं आपको तियानशिंग सिस्टम की दूसरी कमजोरी मुफ्त में बताऊंगा। तुम कहाँ हो? मरने का नाटक मत करो, मुझे पता है तुम वहीं हो। मेरा सब्र खत्म हो गया है। सुबह होने तक अगर मुझे मेरा इनाम नहीं मिला तो शेंगलिंग कॉर्पोरेशन को मेरे बदले के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे ही अर्जुन सिंघानिया ने आखिरी मैसेज पढ़ा, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बदला? खैर, अगर वह बदला लेने पर अड़ा है तो चलो उसे एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। उसने अपना मोबाइल फ़ोन उठाया और अपने पिता हरीश सिंघानिया को मैसेज किया, मैं बिजनेस ट्रिप के बारे में आपसे सहमत हूँ। मैं कल फिनलैंड के लिए निकलूंगा। उन्होंने अपने असिस्टेंट को फ़ोन किया, कल के लिए फिनलैंड के लिए सबसे पहली फ़्लाइट बुक करें। फिर उन्होंने काल को मैसेज किया, मैं इंतज़ार करूंगा, आशा करना। सिया शर्मा उसके उकसाने पर बहुत गुस्सा हो गईं। ठीक है, कल वह उसे कुछ रंग दिखाएगी, पक्का करेगी कि वह फिर कभी आगे न देखे। हालांकि दूसरी तरफ अर्जुन सिंघानिया ने पहले ही अपना कंप्यूटर बंद कर दिया था। अब खिड़की पर खड़े होकर उसने देखा कि बाहर बारिश हो रही थी। उसका मोबाइल फिर बजा, वह निशा वर्मा थी। अर्जुन सिंघानिया ने फ़ोन उठाया। अर्जुन, फिर से बिजली कड़क रही है। निशा वर्मा की आवाज़ कमज़ोर और डरी हुई थी। क्या तुम मेरा साथ दे सकते हो? मैं अकेली नहीं रहना चाहती। मेरे अरबपति पूर्व पति ने तलाक के बाद मुझसे झगड़ा किया। चैप्टर 39 उसकी सीक्रेट रेसिपी चाहिए। चैप्टर 39 उसकी सीक्रेट रेसिपी चाहिए। अर्जुन सिंघानिया ने मुंह बनाया, मिसेज लैन वहां आपका ख्याल नहीं रख रही हैं? नहीं, आज मेरे पिताजी को पेट में दर्द था, इसलिए मां को उनकी देखभाल के लिए घर जाना पड़ा। जैसे ही वह ये कह रही थी, अचानक बाहर बिजली कड़कने की आवाज़ आई और निशा वर्मा डर के मारे चीख पड़ी। इस डर से कि वह खतरे में हो सकती है, अर्जुन सिंघानिया ने तुरंत घोषणा की, मैं अभी आ रहा हूँ। आधे घंटे बाद वह अपने बड़े भाई के विला के लिविंग रूम में पहुंचा। निशा वर्मा अपने बड़े भाई के साथ यहाँ रहती थी। उनकी मौत के बाद भी निशा वर्मा यहाँ से नहीं गईं। निर्मला देवी ने इस जगह के लिए उनका लगाव देखा, इसलिए उन्होंने कुछ दिन पहले पूरा विला, जिसकी कीमत असल में 200 मिलियन थी, निशा वर्मा के नाम कर दिया। यह उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी बन गई। उसे देखकर निशा वर्मा दौड़कर उसके पास गई और रोते हुए बोली, तुम अभी क्यों आए? मैं बहुत डर गई थी। बिजली इतनी तेज थी कि मुझे लगा जैसे मैं गिर जाऊंगी। अर्जुन सिंघानिया को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर का हर सेल उसे जमीन पर धकेलने के लिए चिल्ला रहा हो। फिर भी उसकी बची खुची समझ उसे बता रही थी कि वह प्रेग्नेंट है। वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता था, नहीं तो ये दोहरी दुखद घटना होती। उसका बड़ा भाई उसे कभी माफ़ नहीं करता।
शायद उसका रिजेक्शन बहुत साफ था, इसलिए निशा वर्मा ने अजीब तरह से उसे जाने दिया। उसकी तरफ देखते हुए उसने पाया कि अर्जुन सिंघानिया का चेहरा बहुत ठंडा था। कांपते हुए उसने खुद को अपनी बाहों में भर लिया। अर्जुन, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अर्जुन सिंघानिया बिना हिले डुले खड़े रहे, जैसे उन्होंने उनकी बात सुनी ही न हो। निशा वर्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया। कोशिश करो, मेरे हाथ जम रहे हैं। अर्जुन सिंघानिया ने उसका हाथ बचाने के लिए एक कदम पीछे हट लिया। वह सोफे पर गया, एक कंबल लिया और उसे उसके ऊपर डाल दिया। तुमने काफ़ी नहीं पहना है, अगली बार ज्यादा पहनना। निशा वर्मा ने सिर्फ एक पतली ड्रेस पहनी हुई थी। यह उनकी कमर पर ढीली थी ताकि उनका पेट छिप जाए, लेकिन इसकी गहरी नेकलाइन बहुत आकर्षक थी, जिससे उनकी काफ़ी स्किन दिख रही थी। फिर भी अर्जुन सिंघानिया एक अंधे आदमी की तरह थे, उनकी नज़र टिकने का कोई संकेत नहीं दिखा रही थी। निराश होकर निशा वर्मा ने खुद को कंबल में कसकर लपेट लिया और बात बदल दी। अर्जुन, क्या तुमने मिस शर्मा से बात की है? क्या वह सीक्रेट फॉर्मूला मुझे देने के लिए राजी हो गई हैं? तभी अर्जुन सिंघानिया को याद आया। वह पूरे दिन सिया शर्मा से बहस करने में इतने बिजी थे कि सीक्रेट फॉर्मूला भूल गए। हालांकि उसे दोष नहीं दिया जा सकता। सिया शर्मा के शब्द कठोर थे और वह उसके साथ और शब्द बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने इसे ट्रांसफ़र करने से मना कर दिया। तुम किसी और का खरीद सकते हो, उसकी चालों में मत पड़ो। उसका फॉर्मूला इतना अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन निशा वर्मा ने सिर हिलाया। उसकी आवाज़ में गुजारिश थी, नहीं, मुझे उसका फॉर्मूला चाहिए। मैंने मन बना लिया है, मुझे कोई और नहीं चाहिए। अर्जुन, प्लीज़ जाओ और मेरे लिए उससे फिर से बात करो। किसी कारण से अर्जुन सिंघानिया के मन में दिन में पहले कही गई सिया शर्मा की बातें घूमने लगती हैं। क्या उसे मेरी चीज़ें चुराना इतना पसंद है? उन्होंने निशा वर्मा की तरफ देखा और सपाट आवाज़ में पूछा, आपको फॉर्मूला पसंद है या सिया शर्मा का फॉर्मूला? निशा वर्मा हैरान दिखी, उनकी आवाज़ में मासूमियत थी। क्या फ़र्क है? मेरा मतलब कुछ और नहीं है अर्जुन। असल में मैं मिस शर्मा की मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। लगता है उनके परिवार पर बाहर बहुत सारा पैसा उधार है। बेशक वह सिया शर्मा का सामान छीनना चाहती थी और इसमें अर्जुन सिंघानिया को भी शामिल करना चाहती थी। इस तरह सिया शर्मा हार मान लेंगी और जल्दी से अर्जुन सिंघानिया को तलाक दे देंगी। उसका पेट दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा था। कोई भी उसके अंदर की घबराहट का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। अगर उन्होंने जल्द ही तलाक नहीं लिया तो वह अपनी प्रेगनेंसी नहीं छिपा पाएगी। लेकिन जब अर्जुन सिंघानिया को सिया शर्मा की बातें याद आईं कि कैसे किसी और ने उनके साथ खिलौने जैसा बर्ताव किया, तो वे एकदम ठंडे पड़ गए। वह अच्छी इंसान नहीं है। तुम्हें उसके साथ अच्छा बर्ताव करने की ज़रूरत नहीं है। किसी और से खरीदो, लेकिन उससे मत खरीदो। कुत्ते पर दया करने से अच्छा है कि उस पर दया की जाए। कोई बात नहीं, मेरे पास भी पैसे की कमी नहीं है। इसे एक दान पुण्य का काम समझो। इसके अलावा अगर मैं उसका फॉर्मूला नहीं भी खरीदूंगा तो कोई और खरीद लेगा। वह वैसे भी इसे बेचेगी। बेहतर होगा कि वह मुझे बेचे। मैं उसे अच्छी कीमत दूंगा। अर्जुन सिंघानिया की आंखों में एक तेज चमक आ गई। चिंता मत करो, मैं उसे चेतावनी देने के लिए किसी को भेजूंगा। मैं पक्का करूंगा कि कोई इसे खरीदने की हिम्मत न करे। उसके सीक्रेट फॉर्मूले को उसके साथ ही सड़ने दो। मेरे अरबपति पूर्व पति ने तलाक के बाद मुझे चिढ़ाया। चैप्टर 40 कॉर्पोरेशन को हैकर्स ने हैक कर लिया। चैप्टर 40 कॉर्पोरेशन को हैकर्स ने हैक कर लिया। सिया शर्मा के हाथों में पड़ना, यह मंजूर नहीं है। अब निशा वर्मा सचमुच परेशान थी। हालांकि दूसरे लोग शायद सीक्रेट रेसिपी की वैल्यू न समझें, लेकिन उनका लैन परिवार, जो एक पुराना मेडिकल परिवार था, इसे किसी और से बेहतर जानता था। ये दवा कमर के निचले हिस्से की चोटों और पीठ दर्द के इलाज के लिए बहुत अच्छी थी, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसके कोई खास साइड इफ़ेक्ट नहीं थे। आजकल कमर दर्द युवाओं में आम होता जा रहा है। अधेड़ और बुजुर्ग लोगों की तो बात ही छोड़िए, इसका मार्केट बहुत बड़ा है। कियाओ परिवार ने पहले कमर दर्द के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली शुयाओ गोलियों की कीमत बहुत कम रखी थी, जो सिर्फ $40 प्रति बॉक्स थी। ये कीमत आसानी से दोगुनी हो सकती है। इसके अलावा इस दवा के लिए कियाओ परिवार की प्रमोशन एक्टिविटीज़ काफ़ी नहीं थीं। अगर सीक्रेट रेसिपी लैन परिवार को बेच दी जाती और लैन परिवार लू परिवार और देश भर में फार्मेसी के नेटवर्क के एंडोर्समेंट के साथ इसे रीपैकेज करके प्रमोट करता, तो ये पक्का कैश काउ बन जाती। निशा वर्मा ने अपना सिर नीचे झुका लिया। उनके चेहरे पर गिल्ट साफ दिख रहा था। अर्जुन, सच तो यह है कि मेरे दिल में गिल्ट है। मैं उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, इसलिए मैं उसकी सीक्रेट रेसिपी खरीदना चाहती हूँ। इसे हमारे बच्चे के लिए अच्छे कर्म जमा करने जैसा समझो। प्लीज़ जाओ और मिस शर्मा से अच्छे से बात करो। आप दूसरे तरीकों से भी अच्छे कर्म जमा कर सकते हैं। मिस शर्मा भी बहुत बेचारी हैं। कियाओ परिवार मुश्किल में है। उनके पिता भरोसे के लायक नहीं हैं और उनका भाई नासमझ है। परिवार के दिवालिया होने के बावजूद वे सबसे महंगे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई जारी रखते हैं और एक शानदार लाइफस्टाइल जीते हैं। अगर मैं उनकी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा?
आपको उसके परिवार की स्थिति के बारे में कैसे पता? कियाओ के पिता ने इस बारे में बताया था। वह हमेशा आंटी याओ के सामने शिकायत करते रहते थे और मैंने कुछ बार उनकी बातें सुन भी लीं। मिस शर्मा बहुत ही बच्चों जैसी हैं। वह अपने परिवार का कर्ज चुकाने में मदद करना चाहती हैं। ऐसा लगता है कि वह सारा कर्ज खुद उठाने का प्लान बना रही हैं ताकि उनके पिता को चिंता न करनी पड़े। वह इतने पैसे नहीं कमा सकती। हम उनकी सीक्रेट रेसिपी खरीद कर उनकी मदद कर सकते हैं। अर्जुन सिंघानिया ने मन ही मन मजाक उड़ाया। सिया शर्मा को सिर्फ कियाओ फैमिली की फिक्र थी। साफ है कि राजेश शर्मा में बिजनेस की समझ नहीं थी और फिर भी उसे कियाओ फैमिली को बचाने के लिए लू फैमिली से पैसे लेने का वहम था। अगर वह सिया शर्मा को सफल होने देते तो वह लू सरनेम नहीं रखते। ये देखकर कि वह हिला नहीं, निशा वर्मा को इतना गुस्सा आया कि उसका कलेजा दुखने लगा। हताश होकर उसने अपना ट्रम्प कार्ड खेला, अपनी शिकायत जाहिर करते हुए कहा, अगर तुम्हारे बड़े भाई अभी जिंदा होते तो मुझे इस तरह झुककर तुमसे विनती नहीं करनी पड़ती। वह मेरे लिए मामला सुलझाने के लिए आगे आते। मिस शर्मा को मेरे खिलाफ पहले से ही कुछ लगता है। मेरे पास तुम्हारे पास जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। अर्जुन बोलते बोलते वह धीरे धीरे रोने लगी। अर्जुन सिंघानिया ने सहजता से अपनी आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं और उससे कहा, मैं इस मामले पर फिर से बात करने के लिए उसे ढूंढने जाऊंगा। देर हो रही है, तुम्हें ऊपर जाकर सो जाना चाहिए। मुझे जाना है। निशा वर्मा ने जल्दी से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आप मेरे साथ नहीं रहेंगे? अर्जुन सिंघानिया ने बिना सिर घुमाए जवाब दिया, बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, फ्लाइट पकड़ रहा हूँ। एक तूफानी रात बीत गई थी और अगला दिन चमकदार और धूप वाला था। सुबह 9 बजे कंप्यूटर के सामने बैठकर सिया शर्मा ने कोड की आखिरी लाइन टाइप की, एंटर बटन दबाया, फिर अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गईं और चेहरे पर संतुष्टि के भाव के साथ एक गिलास दूध का मजा लेने लगीं। सच में वंश ग्रुप का फायरवॉल कागज जैसा था। उसने आसानी से उनके सिस्टम को हैक कर लिया, जिससे वह काफ़ी देर तक हैरान रही। इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन, क्या वे हाई लेवल फायरवॉल बनाने के लिए ज़्यादा काबिल इंजीनियर हायर नहीं कर सकते थे? इसके साथ ही वंश ग्रुप की मेन बिल्डिंग के सभी कंप्यूटर क्रैश हो गए। फिर जब उन्होंने अपने कंप्यूटर रीस्टार्ट किए तो उन्हें पता चला कि उनका उन पर से कंट्रोल खत्म हो गया है। कंप्यूटर को किसी इंसानी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं थी। वे अलग अलग इमेज दिखाने लगे, अलग अलग फाइलें खोलने लगे और कंपनी के एम्प्लॉय सिस्टम में रैंडम मैसेज भी भेजने लगे। पूरा कॉर्पोरेशन अफरा तफरी में था। चेयरमैन हरीश सिंघानिया गुस्से में थे, अर्जुन कहाँ है? कॉर्पोरेशन हैक हो गया है और वह कुछ नहीं कर रहा है। सेक्रेटरी ने उन्हें तुरंत याद दिलाया, चेयरमैन, आपने मिस्टर सिंघानिया को बिजनेस ट्रिप पर भेजा था। वह अभी फिनलैंड की फ्लाइट में हैं। तभी हरीश सिंघानिया को वह मैसेज याद आया जो उनके बेटे ने आधी रात को भेजा था। फिर भी वह गुस्से में था। क्या उसने बिजनेस ट्रिप पर जाने से पहले सब कुछ अरेंज नहीं किया था? फायरवॉल बस एक दिखावा है, कोई भी आसानी से हैक कर सकता है। वह पूरी तरह से नाकाबिल है। सेक्रेटरी अपना सिर झुकाए बिना नहीं रह सकी। चेयरमैन, हमारे कॉर्पोरेशन का फायरवॉल सीनियर मिस्टर सिंघानिया ने बनाया था। जूनियर मिस्टर सिंघानिया ऑफिस संभालने के बाद इसे फिर से बनाना चाहते थे, लेकिन आपने मना कर दिया।